हेलो दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हमारे पास है पानी। अब आपको बताया कि पानी बेसिकली तीन स्टेट में हो सकता है। एक वो था आइस यानी कि बर्फ में, ठीक है। एक हमारा था वो पानी यानी कि सिंपल लिक्विड जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। उसके बाद एक हमारा हो जाता है वेपर यानी कि अगर हम उसको गर्म कर देना तो वो उड़ने लगता है। जैसे पानी मान लो इधर भरा हुआ है और अगर उसको गर्म करेंगे तो इस तरह वो ऊपर हमारा उड़ने लगता है, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में हो जाता है। तो जो हमारा पानी है ना, यहाँ पे वो तीन अलग अलग कंडीशन में है। अगर वो आइस है तो वो हमारा कहलाता है एक सॉलिड। अगर वो पानी है नॉर्मली जो हमारा पीने वाला होता है तो वो हमारा कहलाता है लिक्विड। और अगर वो वेपर्स में है तो वो हमारा कहलाता है गैस। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये जो तीन है ना, ये हमारी कहलाती हैं स्टेट ऑफ मैटर, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के बारे में, जो हमारे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और इस वीडियो में हम इसकी यूनिट सेकंड को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी, वीडियो जहां मिल रही है। बाकी फोर्स फोर्स बाकी बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे देखो बेसिकली दो हमारे चैप्टर हैं जो इसके अंदर आते हैं। पहला हमारा रहेगा स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं। देन हमारा नेक्स्ट इसमें आता है फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर ये टॉपिक रहेंगे। दोनों के दोनों चैप्टर इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी वन शॉर्ट वीडियो, ठीक है। यानी कि एक ही वीडियो में पूरी यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, देन हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो बात करें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली बनता है राइट अ डिटेल्स नोट या डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। तो जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर है उसमें जो पहला हमारा सॉलिड है, तो इस सॉलिड हमारे दो टाइप्स में, इनके बारे में बात करेंगे, इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। देन यहाँ पे देखो जो हमारी यूनिट सेकंड है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की, इसके अंदर मोस्टली हमारे ना शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा बन के आते हैं। यानी कि 2 मार्क्स में काफी क्वेश्चन बन जाते हैं कि यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है, विद एग्जांपल बताओ, वेपर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ग्लासी स्टेट क्या है, एरोसॉल्स क्या है, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या है, डायपोल मूवमेंट क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। यानी कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे शॉर्ट में यानी कि 2-2 नंबर में आते हैं। और कई बार क्या होता है कि इन दोनों को मिला के, जैसे यूटेक्टिक मिक्सचर और सब्लिमेशन क्रिटिकल, दोनों को मिला के पूछ लिया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ये 7 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ जाएगा, ऑन यूटेक्टिक मिक्सचर सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट विद एग्जांपल। तो इस तरह भी हमारे इसमें क्वेश्चन बनके आ जाते हैं। और थर्ड इसमें क्वेश्चन हमारा बनता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो या तो इसके ऊपर पूरा लॉन्ग है यानी कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इस वीडियो में आपको सफिशिएंट माल मिलने वाला है। और या इसके अलावा आपके पास आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्नेल लॉ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एवीज रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, इनके बारे में आ जाता है। और ऑप्टिकल रोटेशन, और इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे एक पोलरीमीटर होता है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट में एक इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में भी पूछा जाता है। डायपोल मूवमेंट के बारे में आया है कि डायपोल मूवमेंट का क्या रोल होता है फार्मेसी के अंदर। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे इस यूनिट से बनकर आते हैं। तो सिंपली ये वीडियो आपको एक परफेक्ट एग्जांपल मिलेगा कि यूनिट सेकंड आपकी पूरी कवर हो जाएगी। और यूनिट सेकंड चाहे 10 नंबर में आए, 15, 20, जितने नंबर में आ जाए, आप उतने नंबर अच्छे से ले सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और आप देख रहे हैं केयरवेल फार्मा। चलिए, तो अब सबसे पहले सिंपली अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो देखो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मैटर क्या होते हैं और ये स्टेट एक्चुअल में क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिंपली अगर बात करें कि मैटर क्या होता है, तो देखो मैटर सिंपल आपने सुना होगा ना, क्या मैटर हो गया भाई, क्या बात है। तो मैटर हर वो चीज है फिजिकली, वो तो चलो हमारा वैसा मामला होता है, मामला वाला मैटर होता है। यहाँ पे मैटर क्या है कि एनीथिंग, कुछ भी जिसके पास कुछ या तो वजन है या वो कोई जगह हमारी ऑक्यूपाई कर रही हो स्पेस के अंदर, पूरे एनवायरमेंट में। जैसे अगर देखा जाए ये हमारी पेन है, ठीक है, तो ये पेन अगर देखा जाए तो देखो इतनी जगह भी ऑक्यूपाई कर रही है, पूरी एनवायरमेंट में इतनी जगह भी कर रही है। और इसका कुछ ना कुछ हमारा वेट भी है, चाहे वो बहुत हल्का हो चाहे कम हो, पर वेट इसका है। अगर हम सिंपल देखें तो ये हमारे जो कागज है ना, ये भी हमारा एक मैटर कहलाता है, क्योंकि इसके पास भी देखो कुछ सरफेस एरिया है, कुछ एरिया ये कवर कर रहा है, और कुछ क्या है, इसके पास वेट प्रेजेंट है। तो देखा जाए तो मैटर से तो भाई हम लोग भरे हुए हैं। चाहे आप यहाँ पेन का कैप ले लो, चाहे कोई पेंसिल ले लो, हर चीज थिंग जो मतलब आपको दिखाई दे रही है, जिसका कुछ वजन है, जो मतलब यहाँ पे ऑक्यूपाई करो इस केस को, वो हमारा मैटर कहलाता है, ठीक है। तो मैटर सिंपल आप समझ गए कि एनी सब्सटेंस और एनीथिंग विच हैव सम मास, जिसके पास कुछ वजन है, एंड इट टेक सम प्लेस, जो थोड़ी बहुत जगह को ऑक्यूपाई करती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने टैबलेट लिख दी, कोई से दोनों टैबलेट, खाने वाली टैबलेट होगी, पढ़ने वाली टैबलेट होगी, सिरप होगी,
नोटबुक होगी, पेन होगी, एक्सेट्रा कुछ भी है वो हमारी मैटर कहलाती है। अब सेकंड यहाँ बात करते हैं। अब देखो जो कुछ भी हमारे पूरे स्पेस में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब देखो वैसे तो ज़्यादा भी एक प्लाज्मा भी निकल के आ रही है, लेकिन हम मेनली यहाँ पे 3 के बारे में पढ़ेंगे, वही हमारे सिलेबस में दिया है और आपको समझने में यहाँ पे आसानी हो जाएगी। तो सिंपल अगर हम देखें तो वो 3 स्टेट कौन सी होती है, हम यहाँ पे पानी के एग्जाम्पल से उसको समझ सकते हैं। तो जैसे हमारा पानी था, हमने स्टार्टिंग में जैसे बात की थी, तो अगर पानी को हम लोग क्या करें, टेम्परेचर कम करके, जो हम फ्रीजर में करते हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर उसको कम कर देते हैं और टेम्परेचर कम होने से वो पानी हमारा बर्फ में जम जाता है। और अगर आप बर्फ को यानी कि आइस को पकड़ के देखोगे तो वो सॉलिड होती है, यानी कि ठोस होती है। तो वो हमारी एक स्टेट हो गई सॉलिड, यानी कि पानी हमारा एक सॉलिड में प्रेजेंट होता है, तो एक हमारी स्टेट ऑफ मैटर हो गई सॉलिड। दूसरा हमारा होता है पानी, यानी कि पानी खुद लिक्विड में है। अब लिक्विड के बारे में आप लोग जानते होंगे, बाद में बात करेंगे, पहले दूसरी हमारी कंडीशन क्या होगी, लिक्विड हो गई, यानी कि पानी जब हमारा बह सकता है, गीला गीला है, तो वो हमारा हो गया लिक्विड। और तीसरा क्या है कि अगर हम पानी के टेम्परेचर को बढ़ा दें, यानी कि हम उसको गर्म करेंगे और टेम्परेचर ज़्यादा दे देंगे 100 डिग्री से ऊपर, हमने इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जब इसको दे देंगे तो ये पानी अपनी स्टेट को चेंज करेगा, जो हमने बात की थी कि वो हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कि वो अपने टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा और ये वेपर्स हमारे ऊपर एनवायरनमेंट में उड़ना शुरू हो जाएंगे और ये वेपर्स हमारे कहलाते हैं गैस। तो गैस ये हमारी हो जाएगी इसकी थर्ड कंडीशन। तो इस तरह देखा गया कि हमारे जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली 3 यहाँ पे कंडीशनों में प्रेजेंट हो सकता है। अब ये पानी है तो ये हमारा तीनों में जा रहा है, लेकिन जैसे हमारी ये पेंसिल है तो ये हमारी क्या एक सॉलिड स्टेट में है, इसको आप लिक्विड में या गैस में नहीं कर सकते। इस तरह की भी होती है, ये हमारी पेन है तो ये हमारी सॉलिड है, लेकिन इसके अंदर जो इंक है वो हमारी लिक्विड है। तो इस तरह जितने भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पेपर है तो ये हमारा सॉलिड है, जितने भी ऑब्जेक्ट है ये इन 3 स्टेट में से किसी ना किसी एक में प्रेजेंट होते हैं। तो देखा जाए ये भी हमारे अलग स्टेट में है ना, जो पानी है वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो आइस कहला रहा है, पानी नहीं कहला रहा है, उसको हम बर्फ कहते हैं। और अगर वो गैस में यानी कि गैस कन्वर्ट आ गया तो वो वेपर्स कहला रहा है, हमारा पानी नहीं कहला रहा है उसी का पार्ट, लेकिन अलग अलग हमारा सब्सटेंस एक हो जाता है। इस तरह टोटल हमारे 3 सब्सटेंस हो गए। तो यही यहाँ लिखना है कि इट इज़ मेनली ऑफ 3 टाइप्स, हमारे 3 टाइप के स्टेट ऑफ मैटर हो सकते हैं। पहला हमारा है सॉलिड, दूसरा हमारा है लिक्विड, तीसरा हमारा है गैस। अब एक एक करके तीनों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर सिंपली हम बात करें पहले सॉलिड के बारे में, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉलिड कैसा है, यानी कि ये सिंपल आपको दिख रहा होगा, तो जैसे ये हमारी पेन है तो इसका जो शेप है यानी कि जैसे दिखने में आपको एकदम फिक्स है, इसका जो साइज है वो हमारा अभी फिक्स है, इसका जो वॉल्यूम है वो हमारा फिक्स है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सॉलिड है, इसको अगर मैं रखूंगा तो भाई इसके लिए इतनी जगह चाहिए ना, इससे कम जगह में आएगा, इससे ज़्यादा जगह है तो वो जगह बच जाएगी, ऐसा नहीं है कि पूरी जगह में फैल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे सॉलिड होते हैं मेनली उनका क्या होता है, शेप, साइज एंड वॉल्यूम हमारे फिक्स होते हैं, यानी कि वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, ना वो अपने साइज को बढ़ा रहे हैं ना वो अपने साइज को घटा रहे हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। चाहे ये अब इसके ऊपर है तब भी, अगर मैं इसको किसी होल्डर में डाल दूँ तब भी ये ऐसा ही रहेगा। तो ये मेरा सॉलिड है तो ये ऐसा फिक्स रहेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसका जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोजली पैक होते हैं और उनकी पोजीशन भी हमारी फिक्स होती है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर से थोड़ा समझे तो जैसे मान लो आइस हमारे पास है, तो इसके जो पार्टिकल होंगे ना वो बिल्कुल आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं। देखो बिल्कुल ही, एक तो अरेंज वे में होते हैं, आपस में बहुत क्लोजली पैक होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि ये एक दूसरे छूटते नहीं है और सॉलिड हमारा ठोस रहता है। अब यहाँ पे जो आइस है वैसे तो ठोस होती है, लेकिन ये टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम बाहर निकालते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो पिघलने लगती है दोबारा। लेकिन वहीं अगर हम इसको देखें तो ये एकदम ठोस सॉलिड है, ये इसको भाई टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक है, तब पिघलेगी। नॉर्मल पे देखो ये हमारी फिक्स रहेगी, क्योंकि इसके जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स है वो आपस में क्या है, क्लोजली पैक होते हैं। तो ये हमारी हो गई सॉलिड के बारे में बात हो गई। बाकी इसकी कुछ अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो वही है कि इसका जो शेप है वो हमारा फिक्स रहता है, वॉल्यूम हमारा फिक्स रहता है, इसके जो पार्टिकल है वो क्लोजली पैक होते हैं। देखो आपस में क्या है, बहुत क्लोजली क्या होते हैं, आपस में पैक है एक दूसरे के साथ। फिर इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डेफिनेट होता है, यानी कि एक तरह से फिक्स टाइप मान लो कि भाई हमारा जो सॉलिड है अब वो अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये है तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए तब ये हमारा पिघलना शुरू करेगा। जैसे कई बार देखा होगा जूता हमारा साइलेंसर से जल जाता है जब हम पैर पीछे रखते हैं। कभी कभी हम आग सेक रहे होते हैं तो जो हमारा शूज है या पैर है या सॉक कुछ भी होता है वो हमारा अगर आग के ज़्यादा पास आ जाता है तब जलता है, नॉर्मली नहीं जलता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इनके मेल्टिंग वॉल्यूम पर कुछ फिक्स होते हैं, उनको जितना टेम्परेचर उतना मिलेगा हाई तब बाकी वो पिघलते हैं, ठीक है। और इनकी फ्लो प्रॉपर्टी काफ़ी कम होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे रख दूँ इसको तो ऐसा तो नहीं है पेंसिल मेरी बह गई हो, नहीं ना। देखो ये अलग चीज़
चीज़ है, जो रोल कर रही है ना ये अलग चीज़ है। बहना है कि इसके अंदर के पार्टिकल हमारे बिखर जाएं, जैसे ये है तो इसका ये पार्टिकल जुड़े हैं तो ये पार्टिकल ही हमारा बिखरना शुरू कर दें, ये कहलाती है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कि खुद बह रहा हो ये, तो वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो सॉलिड में फ्लो प्रॉपर्टी काफ़ी कम होती है। एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारी नॉर्मल टैबलेट होती हैं, पाउडर होता है, कैप्सूल होता है, क्रिस्टल होता है, तो ये हमारे कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। अब ये आगे दो टाइप्स के होते हैं, एक आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि ये दो टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड्स के बारे में। तो लिक्विड हमारे क्या होते हैं, सॉलिड की तरह ही इनका जो शेप है वो हमारा मतलब इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है सॉलिड के जैसे, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब जैसे मान लो एक गिलास पानी है तो आपने यहाँ पे रखा, अब उस एक गिलास पानी को अगर आप कटोरी में डालोगे तो वो कटोरी का शेप ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि कटोरी अगर छोटी है तो पानी हमारा पूरा नहीं आएगा कटोरी में। इसका मतलब क्या है कि जितना वॉल्यूम है यानी कि जितनी क्वांटिटी हमारी पानी की है वो हमारी फिक्स है। अगर 1 लीटर पानी है तो ऐसा नहीं है कि पानी इसमें जाके वो हमारा बदल जाएगा, पानी 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा कि ये हमारा अभी इस शेप का है, इसमें चला गया कटोरी का शेप का हो गया। अगर मैं इसको किसी कंटेनर में डाल दूँ इसमें तो वो ये शेप ले लेगा। तो जो हमारा लिक्विड होता है उसका शेप हमारा मतलब फिक्स नहीं होता है, वो हमारा अलग अलग होता है। उसका साइज भी हमारा फिक्स नहीं है। अभी देखो इस साइज का है, इस साइज का हो गया, इधर ऐसा साइज हो गया, तो साइज भी हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम हमारा है वो फिक्स रहेगा। अगर 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप कम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया लिक्विड। अब इनके जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं वो क्लोज तो होते हैं आपस में, ऐसा नहीं क्लोज नहीं है। देखो ये बिल्कुल ही टाइटली क्लोज है, ये भी क्लोज है, लेकिन ये एक दूसरे से फ्रीली मूवेबल है। क्लोज हैं लेकिन मूव कर सकते हैं, तभी तो है कि भाई इनको अगर ग्लास में डालेंगे तो इजीली फ्लो हो जाता है। अब फ्लो में क्या है, इनके पार्टिकल जैसे ये है, अब क्या हो ये ऊपर के पार्टिकल मेरे इधर आ जाएं, इसका मतलब क्या कि ये फ्लो कर गया और मेरे इसका शेप बदल गया। तो ये है कि इसमें ये फ्लोएबल होते हैं, ये जो पार्टिकल हैं ये हमारे इधर उधर चले जाते हैं तो ये फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड एक्चुअल में क्या है कि इनके पास वॉल्यूम हमारा फिक्स है लेकिन शेप और साइज फिक्स नहीं है, और इनके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल क्लोज तो हैं लेकिन मूवेबल है, यानी कि आराम से एक दूसरे पे मूव कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी बात लिक्विड के बारे में। अब थोड़ी अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो वही है, वॉल्यूम फिक्स है लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं है। अब इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा फिक्स होता है, लेकिन जो इनकी फ्लो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड से तो अच्छी है, क्योंकि भाई सॉलिड तो फ्लो कर नहीं रहा था लेकिन पानी तो हमारा बहता है ना। आपने देखा होगा भाई कितनी नदियों में, नालों में, आपके घर की पाइप फिटिंग है, आपके वॉशरूम से लेके आपके किचन में जो भी पाइपलाइन आ रही है उसमें पानी बहकर ही तो आ रहा है हमारा। नदियाँ हो गई और नाले, मतलब समुंदर, हर कहीं पानी हमारा बह रहा है। तो पानी की फ्लो प्रॉपर्टी हमारी अच्छी होती है, लेकिन गैस से थोड़ी कम होती हैं, सॉलिड से हमारी अच्छी होती है। तो ये हमारा हो गया इसकी फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। अब ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन लिक्विड, या इसको फ्लूइड बोल सकते हैं, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब इसके बारे में जो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है नहीं करता, ये आप आगे शायद पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो, आपको यहाँ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। तो ये हो गया फिक्सेस के बारे में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे पानी हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, सिरप हो गया, हमारा ऑयल हो गया, पेरेंटल प्रोडक्ट हो गए, ओरल सॉल्यूशन हो गए, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। थर्ड हम बात करते हैं गैसेस के बारे में। तो जो हमारी गैस होती है ना भाई, इनका तो कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना साइज फिक्स है, ना शेप फिक्स है, ना ही वॉल्यूम फिक्स है। अब ऐसा क्यों है, देखो इनमें क्या है कि इनमें जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से क्या है, वाइडली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच में गैप भी होता है और ये एक दूसरे से फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब मान लो कि मेरे पास गैस के 5 पार्टिकल थे, मैंने इतने छोटे कंटेनर में इसको डाला। अब अगर मैं इस कंटेनर से गैस को इसमें डालूंगा ना, तब भी ये पार्टिकल पूरे की पूरे एरिया में वो कर देंगे कवर, क्योंकि ये फैलते हैं, जितना ऐसे मतलब दूर जा सके उतना दूर जाते हैं। अब यहाँ पे बाउंड्री होगी तो इधर फैल गए। अगर मैं इसको पूरे कमरे में डाल दूंगा ना तो पूरे कमरे में वो गैस हमारी फैल जाएगी। यही रीजन है कि जैसे भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी आपने सुना था, तो अगर लिक्विड होता तो वो लिमिटेड जगह पे जा पाता, लेकिन गैस थी तो वो पूरे एनवायरनमेंट में फैलती चली गई और पूरे भोपाल में उसने कई मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। तो गैस हमारी फ्रीली मूवेबल होती है, जितना आप ऊपर डालोगे। अब जैसे ये वेपर्स बने, इसके बाद तो भाई कहीं भी ये कितना भी उड़ सकता है, जहां तक इसको एनवायरनमेंट मिलेगा या जब तक ये दोबारा ठंडा होकर पानी ना बना तब तक ये हमारा मूव करता रहता है। तो ये हमारे होते हैं वेपर्स जो फ्रीली, यानी कि गैस हमारे, एक तो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है और फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो इनका क्या है प्रॉपर्टी देखा था, नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। इनकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज है वो सबसे ज़्यादा होती हैं, सबसे ज़्यादा ये फ्लो कर सकती हैं सॉलिड लिक्विड से भी ज़्यादा। और इनका जो वेट है काफ़ी हल्की, क्योंकि गैस इतनी भारी नहीं होती, काफ़ी हल्की होती हैं। और कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा, यानी कि अगर मान लो आपके पास ये है तो अगर आप इसको दबाओगे तो ये दबेगा नहीं, क्योंकि भाई सॉलिड है। देखो मैंने इसको किया, नहीं दब रही। लिक्विड को करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रेस हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। वहीं बात करें अगर गैस के बारे में, तो आप इसको कंप्रेस करके यहाँ तक कंप्रेस कर सकते हो, 5
के 5 और पार्टिकल यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी पावर भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये हो गया इसके मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हो गई। और इनमें सरफेस टेंशन विस्कोसिटी भी फिक्स नहीं होती है। अब ये हमारी दो टाइप्स की होती है, आइडियल गैस, रियल गैस, ये हमने पहले पिछले वाले उसमें पढ़ा था। उसके बाद बात करें यहाँ एग्जाम्पल के बारे में, तो एक एनेस्थेटिक गैस होती है जो लोगों को बेहोश, यानी कि एनेस्थेसिया आपने सुना होगा, जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो जो पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा बेहोश कर दिया जाता है जिससे उनको दर्द ना हो और वो ईजिली ऑपरेशन करा सके। तो वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है एक एनेस्थेटिक गैस, वो दी जाती है, तो वही गैस है। ऑक्सीजन जो भाई जिसके सारे हम लोग जिंदा हैं तो वो भी गैस है। और एरोसोल के अंदर भी गैस, मतलब होता वो लिक्विड है लेकिन जब वो रिलीज करता है चीज़ों को तो वो गैस की तरह रिलीज करता है। तो ये हमारा हो गया एरोसोल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखा जाए तो हमने अपने स्टेट ऑफ मैटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लिया कि मैटर क्या होता है, स्टेट क्या होता है, यानी कि कौन सी अवस्था में प्रेजेंट है। 3 टाइप्स के थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली। तो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है किसी के बारे में, सॉलिड के ऊपर है, लिक्विड के ऊपर या गैस के ऊपर, आप इसको पहले लेके आ सकते हो। आपका एक तो बल्क बढ़ेगा और इंप्रेशन अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, एक और टॉपिक आता है इसमें, चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हमारा पानी है वो आइस यानी कि सॉलिड में भी हो रहा है, वो हमारा लिक्विड में भी हो रहा है, वो हमारा गैस में भी हो रहा है। तो आखिर ये एक दूसरे में चेंज कैसे होते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारा मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर हम उसको या तो हीट प्रोवाइड करते हैं या उसको जब ठंडा करते हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है। अब इस तरह की टोटल हमारे पास 6 प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे देखो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में। तो इस तरह टोटल हमारे पास 6 प्रोसेस होती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली हमारी प्रोसेस होती है मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड को अगर हम क्या करते हैं कि गर्म करना शुरू करते हैं, टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, तो वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना शुरू हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आप लोगों ने चाशनी बनते हुए कभी देखी है, जैसे घर में खोया बनता है, भाई ये बनता है, तो क्या करते हैं हम चीनी को डाल के गर्म करते हैं। तो चीनी हमारी वैसे सॉलिड होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना यानी कि इंक्रीज करना शुरू करते हैं, वो चीनी धीरे धीरे हमारे लिक्विड में बनना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी कहलाती है मेल्टिंग। या सिंपल देखा जाए तो जैसे हमारी बर्फ होती है, आइस होती है, तो उसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं तो रूम टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है। तो एक तरह से आइस का क्या है कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसलिए ये आइस जो हमारी सॉलिड में होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो मेल्टिंग क्या है कि इन द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग हीट। जैसे हमारी आइस है, सॉलिड है, तो जब इस पर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो हमारी ये क्या है, पानी यानी कि लिक्विड में बनना कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला कहलाता है मेल्टिंग यानी कि पिघल जाना। सेकंड हमारा होता है लिक्विड। तो अगर लिक्विड को हम क्या करेंगे और हीट यानी कि कंटिन्यूस हीट प्रोवाइड करना शुरू करते रहे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है गैस में यानी कि वेपर्स में। अब सिंपली क्या है कि लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं, जैसे आपने कभी पानी गर्म किया होगा, तो जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है। आपने देखा होगा, ये मैंने पिछले में बताया था कि मान लो पानी गर्म कर रही हो तो कुछ टाइम बाद देखोगे पानी का इतना एरिया, ये ऊपर की जो लेयर है वो उड़ जाएगी और पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वो पानी की जो लेयर है वो उड़ी नहीं है, वो हमारी क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट हो गई है। और वेपर्स हमारे क्या होते हैं, गैस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि लिक्विड को थोड़ा टेम्परेचर पहुंचाते हैं, ज़्यादा देते हैं बॉइलिंग पॉइंट तक, तब वो लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, क्योंकि इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गई दूसरी प्रोसेस। तीसरी क्या होती है कि अब मान लो देखो, सॉलिड से लिक्विड बनता है, देन लिक्विड से गैस बनता है। अब मैं अगर बोलूँ कि मैं डायरेक्टली सॉलिड से ही गैस बनाना शुरू कर दूँ तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं सब्लिमेशन। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लो सॉलिड हमारे पास है, अब मान लो कोई भी हमारे पास सॉलिड है, अब सॉलिड को मैंने हीट देना प्रोवाइड किया और मैंने इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दी कि उसको भाई लिक्विड में कन्वर्ट होने का टाइम ही नहीं मिला और वो डायरेक्टली हमारा गैस में कन्वर्ट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आप लोगों ने पूजा वगैरह जब घर पे होती है कुछ भी, तो जो हमारा कपूर होता है ना, तो उस कपूर को जैसे यहाँ पे हम आग लगाते हैं, कैम्फोर बोलते हैं शायद कपूर को, जैसे ही हम उसको आग लगाते हैं माचिस की तीली से, वो हमारा डायरेक्टली हवा में यानी कि गैस धुआं बन के वो ऊपर उड़ जाता है। वो ऐसा नहीं होता कि पहले लिक्विड बनता है, वो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको, क्योंकि उसमें टेम्परेचर हमने डायरेक्टली फायर दे दी, अगर आपको कभी देखना हो, यानी कि आपको देखना हो कि भाई कपूर भी पहले लिक्विड में जा रहा हो, तो एक काम करना, उसके पास में उसको पूरा हीट मत देना, उसके आस पड़ोस का एनवायरनमेंट थोड़ा सा गर्म कर देना। और जब एनवायरनमेंट गर्म होगा तो जो कपूर होगा वो धीरे धीरे यहाँ से पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी कि मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो रहा है कि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका जो एक स्टेप है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला जो स्टेप है, उसको हम यहाँ पे
प्रिवेंट करते हैं। कैसे? उसको हम एकदम हाई हीट प्रोवाइड करते हैं, और जब उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाई हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट ज़्यादा होने की वजह से उसको टाइम ही नहीं लगता कि उसको लिक्विड में जाना है, वो सॉलिड क्या होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे सब्लिमेशन बोल देते हैं। तो ये 3 हमारी प्रोसेस हो गई। चौथी हमारी आती है, अब यहाँ से पढ़ते हैं फ्रीजिंग। यानी कि अब अगर हम उल्टा पढ़ें तो अब जो हमारा लिक्विड है उसको अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तब क्या करते हैं? तो भाई आप लोग क्या करते हो, अगर आपको पानी को बर्फ में करना हो, आप उसको फ्रीजर में रख देते हो। क्यों? क्योंकि फ्रीजर में जो टेम्परेचर होगा वो उसका कम होगा। तो जैसे ही आप क्या करते हो, किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दोगे, वो धीरे धीरे क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रीजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या है, जमाना है, यानी कि हम उसको जमा रहे हैं। तो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमारी प्रोसेस फ्रीजिंग, जिसमें हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं। अब अगर हमको सॉलिड बनाना हो गैस से, तब क्या करेंगे? तो इसमें आती है प्रोसेस कंडेंसेशन। अब आप लोगों ने अभी मतलब फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, तो इंजीनियरिंग में एक प्रोसेस हो रही थी कि जब हम डिस्टिलेशन कर रहे थे, तो डिस्टिलेशन में जो हमारे वेपर्स निकल रहे थे, इन वेपर्स को हम क्या कर रहे थे कि कंडेंसेशन में ले रहे थे। अब कंडेंसेशन में क्या कर रहे थे कि हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल रहे थे, और जैसे ही ठंडा पानी डालेंगे, ये जो वेपर्स है हमारे, ये क्या हो जाएंगे, दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को तो हम कंडेंसेशन बोलते हैं, यानी कि एक कंडेंसर की मदद से हम कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा दोबारा से वेपर्स यानी कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो सिंपल है कि जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो गैस गर्म होने की वजह से बनी थी, हमने देखा टेम्परेचर ज़्यादा था। तो अगर हम यहाँ क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, और इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं करना, हम अगर थोड़ा सा लिक्विड भी यूज़ कर लेंगे, ठंडा पानी भी यूज़ कर देंगे, तब भी हमारी जो गैस है वो हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब बारी आती है कि जो हमारी गैस है उसको हम डायरेक्टली अगर सॉलिड में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हाई कूलिंग चाहिए, यानी कि हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे आपने देखा होगा कई जगह पे भाई इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती हो, इतना एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है, आप मुंह से जो धुआं निकालते हो ना, करके ऐसे हवा निकालोगे, वो भी आपका क्या हो जाएगा, एकदम पानी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बर्फ़ बन जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक है, और इतनी ठंडक है कि जो हमारी गैस है वो उसको मतलब थोड़ी ठंडक देते तब वो लिक्विड बनता है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा ठंडक मिल रही है कि उसको लिक्विड बनने का टाइम नहीं लग रहा, वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये प्रोसेस हमारी डिपोजिशन कहलाती है। तो टोटल देखा जाए 6 प्रोसेस है। मेल्टिंग, जिसमें हमारी मतलब देखो मेल्टिंग सिंबल क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है टेम्परेचर हाई की वजह से, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड भी हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर सुपर हीट कर देते हैं तो सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या है, लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाता है, और गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाता है। इसको कंडेंसेशन कहते हैं, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। और डायरेक्टली अगर हम सुपर कूल कर देते हैं तो गैस हमारी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 प्रोसेस थी जो आती हैं चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। तो अब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे पहले क्वेश्चन, क्योंकि अब तक जो हमने बात किया वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था और इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं था कि वो आता नहीं है, वो आपका एक बेस क्लियर हो गया जो आगे जाके आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो अब हम अगर पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वो है राइट अ डिटेल्स नोट या डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। अब देखो सॉलिड के बारे में आपको पता है, ये भी पता है सॉलिड 2 टाइप के हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन डाल दो, फिर सॉलिड का इंट्रोडक्शन डाल दो। तो सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड क्या है, एक हमारा स्टेट ऑफ मैटर ही तो था। तो सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज डेफिनेट शेप। हमारे सॉलिड का क्या था कि उसके पास डेफिनेट शेप था, साइज था और फिक्स वॉल्यूम था। और इसके अंदर क्या था कि जो हमारे पार्टिकल्स थे, यानी कि जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स थे जो हमने यहाँ पे देखे थे, ये वाला था, ये हमारा क्लोजली पैक थे, यानी कि आपस में क्लोजली पैक थे, और ये भी फिक्स पोजिशन में थे, यानी कि ये मूव नहीं कर रहे थे। तो जो आपने पढ़ा था वही डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख देनी है। एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारा टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, या फिर हमारे जो पाउडर्स वगैरह होते हैं ये भी हमारे सॉलिड के अंदर आते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें हम, तो अब बात करें अगर इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो वही है जो हमने पहले पढ़ा था कि भाई इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम हमारी फिक्स होती है, साइज भी हमारा लगभग फिक्स होता है। उनके बाद इसके जो पार्टिकल है वो क्लोजली पैक होते हैं, फिक्स पोजीशन में होते हैं। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग हमारा फिक्स ही रहता है। इनमें कंप्रेशन पावर कम होती है, यानी कि इसको दबा कम सकते हैं, डिफॉर्मेशन पावर कम होती है, और लो फ्लो प्रॉपर्टीज भी हमारी कम होती है। तो ये तीनों ही चीज़ हमारी क्या होती है, लेस होती है हमारी इसके अंदर। अब बात करें हम जो मेन हमारा आज का इस मतलब इस वाले क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, डिफरेंस। देखो मेन हमको पता है कि भाई क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बारे में बात करनी है, लेकिन आपको थोड़ा मतलब इंप्रेशन जमाने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे डालने पड़ेंगे। यानी कि ये हो गया हमारा एक सॉलिड का इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, आप लोग जब मान लो स्टेज पे जाते हो या कोई भी परफॉर्मेंस देने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, आप डायरेक्टली परफॉर्म देना थोड़ी शुरू कर दोगे कि आए आपका गाना है सीधे गाने से तुम ही हो अब तुम ही हो। पहले तुम आके बताओगे ना
तो हेलो गाइस, मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपके सामने गाने वाला हूँ एक गाना। तो ये कुछ इस प्रकार है, तो आप इसको शुरू करोगे तो एक इंप्रेशन अच्छा जाता है। उसी तरह जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखना होगा, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन डालोगे, थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज डाल दो, एग्जाम्पल भी आप यहाँ डाल सकते हो जो मैंने यहाँ डाला था टैबलेट कैप्सूल ये। देन आप यहाँ लिखो मेन राइम और इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना जिससे टीचर को दिख जाए। ऐसा ना टीचर समझे कि आपने सिर्फ फालतू की बातें की हैं, ये बल्क बढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ भी लिख देना कि ये हमारे मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हमारे पास आता है एमोर्फस सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसके बारे में बात करेंगे, बाकी जो एमोर्फस सॉलिड है इसी को हम इसका अपोजिट यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम से जानते हैं। यानी कि क्रिस्टलाइन है ये हमारा और इसका अपोजिट क्या हो गया, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर ये तो हमने पढ़ लिया कि सॉलिड है, लिक्विड है, कैसा, अब ये क्या बात है कि सॉलिड भी दो तरीका का है। तो चलो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मान लो ये है हमारे पास इरेजर और ये है मेरे पास शार्पनर। अब आप बताओ कि ये क्या है। आप बोलोगे सर ये भी सॉलिड है, ये क्या है, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये दोनों कितने अलग अलग हैं। क्योंकि अब देखो मैंने इसको दबाया, प्रेस भी हो रहा है, देखो अब मैं इसको अगर थोड़ा बेंड करूँ तो ये बेंड भी हो रहा है हमारा, लेकिन इसको कर रहा हूँ तो भाई कुछ नहीं हो रहा, बज रहा है ये, इसको कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा सॉलिड है ना, ये भी हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है हमारे पास अमोर्फस सॉलिड। अब थोड़ा आप सोचो कि कौन सा क्या होगा इसके अंदर, थोड़ा भाई सोच लिया करो दिमाग लगा के। अब अगर आपके मन में आ गया होगा तो राइट आंसर ये है कि ये जो हमारा है ये हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो एकदम ठोस है, और ये हमारा जो रबड़ है ये हमारी होती है एमोर्फस सॉलिड, जिसको हम थोड़ा बहुत इस तरह से चेंज कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है एमोर्फस सॉलिड। अब एक एक करके दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये एक ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम रेगुलर वे में और 3 डायमेंशनल पैटर्न के द्वारा अरेंज होते हैं। क्या होता है इस वाले डायग्राम में आपको समझा दूंगा। इसके अलावा क्या है कि इसका जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं ये हमारे एकदम फिक्स होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और शेप वगैरह ये एकदम फिक्स होता है। यानी कि एक्चुअल में बोला जाए तो ये हमारे सच में एक सॉलिड जैसे हैं, ट्रू, जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि उनका पैटर्न भी फिक्स है, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल भी फिक्स है, सारा कुछ फिक्स है, शेप वगैरह सब कुछ फिक्स है, ये पढ़ रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि भाई ये तो ठीक है, चेंज भी नहीं हो रहा, लेकिन जब हमने रबड़ को देखा तो ये भी चेंज हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये भी हमारे सॉलिड है, लेकिन ये नॉन क्रिस्टलाइन है जिसमें ये सब खूबियां या प्रॉपर्टीज नहीं होगी। तो क्रिस्टलाइन आप समझ गए, जो हमारा फिक्स है, रेगुलर है, 3 डायमेंशनल पैटर्न में होता है। और इसके एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे हमारा शाल्ट हो गया, मेटल हो गया, आइस हो गई, बर्फ हो गई, क्वार्टर्स हो गया, शुगर हो गई, रॉक हो गई, डायमंड हो गया। तो ये सब हमारे कुछ एग्जांपल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। जैसे नमक होता है तो उसको ज़्यादा मारोगे वो टूट जाएगा, कोई मेटल हमारा हो गया, कोई आइस हो गया, रॉक हो गया, डायमंड हो गया, तो ये सब हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें एमोर्फस सॉलिड के बारे में तो ये हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब ये जो होता है ना ये सॉलिड है, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो हमारे रैंडमली अरेंज होते हैं, जो एकदम रेगुलर नहीं है और 3 डायमेंशनल पैटर्न इनके अंदर नहीं होता है। ये आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। इसके अलावा क्या है कि जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स है हमारे अंदर वाले वो भी एकदम डेफिनेट लैटिस पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी फिक्स नहीं होता, और शेप भी हमारा इरेगुलर होता है, थोड़ा बहुत देखो इस तरह से इरेगुलर होता है। अब इसके एग्जाम्पल हमारे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, बैग्स एक्सेट्रा होते हैं। अब बोलोगे सर ये प्लास्टिक का है और ये प्लास्टिक आपने यहां भी डाल दिया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हमारी प्लास्टिक है, देखो ये तो एक हार्ड वाली है, तो इसको मैंने एज ए एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि ये क्रिस्टलाइन है, लेकिन जो प्लास्टिक होती है ना वो भी हमारी एमोर्फस के अंदर आती है। क्योंकि अगर आप कुछ प्लास्टिक को देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल दिखाऊं, मान लो ये हमारी प्लास्टिक है, तो देखो ये हमारी क्या हो रही है, बेंड हो रही है ना, दोबारा उसी जगह आ रही है लेकिन बेंड हो रही है। तो ये भी क्या एक तरह से एमोर्फस सॉलिड के अंदर आ जाती है, क्योंकि इनमें भी वो प्रॉपर्टीज हैं कि ये हमारे कम मेल्टिंग पॉइंट, इन सब मतलब होता है, पिघल भी जाता है और इनका शेप भी हमारा इरेगुलर हो जाता है। तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। बाकी ये हमारे वो है, कोई मेटल ले लो, कोई लोहे का ऐसा आइटम ले लो, वो हमारे एकदम क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। जैसे इसका ये देखो, ये हमारा क्या है, एकदम सॉलिड, ये है, ठोस है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कहला देगा पूरा क्रिस्टलाइन वाला। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। बाकी अब अगर मैं आपको डायग्राम इसका थोड़ा सा दिखाऊं तो जैसे जो हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा 3D अरेंजमेंट में देखो एकदम प्रॉपर है, बराबर बराबर जगह, बराबर बराबर स्पेस है। और अगर मैं इसको बीच में से मान लो कट करता हूँ एकदम, अगर मैं इसको बराबर कट करूंगा तो जितने पॉइंट इस एरिया में आएंगे, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, तो देखा जाए यहाँ भी अगर मैंने इसको बीच से काटा होगा तो नहीं, ये यहाँ से अगर मैं काटूंगा तब बराबर होगा, क्योंकि देखो इधर एक ने मैं काटा ना, तब ये आएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर 8 आ जाएंगे, तो पूरे हमारे यहाँ पे 16
पॉइंट करीब बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको बिल्कुल हाफ से अगर मैं ऐसे काट दूंगा तो बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में कटेगा। तो ये हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो एकदम फिक्स अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट है, आपको सब अच्छे से दिख रहा होगा। यही बात करें अगर हम यहाँ पे एमोर्फस सॉलिड के बारे में, तो देखो इनका जो इंटर पार्टिकल अरेंजमेंट है वो कैसा है, छोटे छोटे छोटे, कहीं बड़ा हो गया, कहीं बीच में बड़ा हो गया, कहीं यहाँ बहुत बड़ा, यहाँ थोड़े मीडियम साइज है, यहाँ एकदम है, कहीं पे अरेंज है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, सीधा उल्टा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है, रैंडमली अरेंजमेंट है। यही रीज़न है कि ये उल्टा सीधा कैसे भी मूव हो जाता है। और अगर हम इसको बीच में से यहाँ से कट करेंगे तो देखो इस एरिया में देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ा, ये बड़े का आधा आ गया, ये इधर आ गया, इधर एक बड़ा सा पार्टिकल है, फिर छोटे छोटे बहुत है। तो एकदम रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं जिनमें सारा कुछ फिक्स होता है, रेगुलर शेप होता है, ठोस होते हैं थोड़े से, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल फिक्स होता है, 3D पैटर्न होता है। और एमोर्फस में हमारा कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो इसी बात पे हम इन दोनों के डिफरेंसेस भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में देखो दो तरीके हैं, आप चाहो तो ऐसे पूरा बना के लिख के आ जाओ, लेकिन अगर आप ऐसे आओगे तो ना ज़्यादा पेज भर पाओगे ना वो। इसलिए मेरा यही है कि पहले देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात है, जैसे क्रिस्टलाइन क्या होता है एग्जाम्पल हो गया, फिर एमोर्फस क्या होता है इसका एग्जाम्पल हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पे इनके डिफरेंस लिख सकते हो। तो डिफरेंस क्या है कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो हमारे रेगुलर होते हैं, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है उनके पार्टिकल का। एमोर्फस होते हैं उनमें रैंडम अरेंजमेंट होता है। देखो यहाँ पे क्या है, रैंडमली अरेंज है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है ये हमारे रैंडमली अरेंज है, यहाँ पे एकदम फिक्स पार्टिकल अरेंज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और बात करें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारा एकदम शार्प होता है। फिक्स का मतलब क्या है, शार्प है। अगर मान लो जैसे पानी है तो उसका अगर 100 डिग्री है, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसका ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन वहीं जो एमोर्फस वाले होंगे उनका हमारा वाइड रेंज में चला जाता है। अगर किसी का 100 है तो वो 95 से लेके 105 के बीच में वेरी कर सकता है। तो ये एमोर्फस सॉलिड होता है जिनका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। फिर इनका जो क्रिस्टलाइन का हमारा रेगुलर शेप होता है, एकदम फिक्स है, और इनका इरेगुलर शेप होता है। फिर यहाँ बात करें तो जब हम इनको बीच से कट करेंगे यानी कि काटेंगे, तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका एकदम स्मूथ सरफेस निकल के आएगा। अब जैसे सिंबल देखा था, आप लोगों ने कभी लोहे की कटिंग देखी है, वेल्डिंग मशीन करते हैं एकदम काटते हैं उसको, तो एकदम उसका फिक्स कटेगा। लेकिन अगर हम रबड़ को काटेंगे, आप कितना भी अच्छे से या तो उसको गर्म करके काटोगे ना, तब भी थोड़ा वो इस तरह कटेगा, यानी कि उसका जो ये है ना एकदम प्लेन नहीं मिलेगा। आप चाहो इसको कट करके देख सकते हो। दूसरा, इनके जो अंदर का अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं मिलेगा, वो हमको एकदम इजीली दिखाई नहीं देता। लेकिन देखो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे भी कट कर दूंगा तब भी देखो कहीं छोटा पार्टिकल कहीं बड़ा पार्टिकल है, तो इस तरह हमें बिल्कुल बराबर अरेंज नहीं मिलेगा। लेकिन चाहे मैं इसको यहाँ से काटूँ तब भी देखो बराबर बराबर दोनों जगह, यहाँ से काट दूँ तब भी बराबर बराबर, इधर से काट दूँ तब भी बराबर, एकदम फिक्स पैटर्न हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया क्रिस्टलाइन के बारे में, ये हो गया एमोर्फस के बारे में। उनके पास जो क्रिस्टलाइन है उन पर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी काफ़ी हद तक मतलब फिक्स होती हैं, इनकी थोड़ी बहुत हमारी फिक्स नहीं होती, चेंज कर सकती हैं। जैसे हमारी डेंसिटी हार्डनेस जो इनकी फिक्स होती है, इनकी थोड़ी वेरी कर जाएगी। फिर बात करें तो जो हमारे क्रिस्टलाइन है उनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। अब जैसे मोस्टली मेटल होते हैं, लोहा हो गया हमारा, कॉपर हो गया, तो ये भाई थर्मल यानी कि जो करंट वगैरह है ना वो इजीली इनसे पास हो जाएगा, हीट भी इजीली पास हो जाएगी। लेकिन वहीं बात करें हम इन दोनों की, तो अगर इन दोनों को हम गर्म करेंगे तो भाई ये पिघल के हमारे खराब हो सकते हैं। तो ये हमारे कंडक्टर नहीं है अच्छे, ये भाई खुद अपने आप को डिकम्पोज कर लेंगे, खराब कर लेंगे। और लास्ट में अगर बात करें तो जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पोलराइजेशन के बारे में, इसको हम बाद में एंड में डिस्कस करेंगे, वो क्रिस्टलाइन में अच्छी होती है और एमोर्फस में हमारी ये अच्छी नहीं होती है। ये बात हो गई। बाकी अगर इनके यूजेस के बारे में बात करें कि भाई कहाँ कैसे काम आता है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो हमारे फार्मास्यूटिकल्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया, एक्सिपिएंट हो गया या कोटिंग मटेरियल हो गया, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारे एमोर्फस हैं ये भी हमारे एज ए एक्सिपिएंट और बाकी कोटिंग मटेरियल के लिए और जो सॉलिड डिस्पर्जन में कुछ फॉर्मुलेशन वगैरह के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल तो देखो दोनों ही तरीके के हमारे किए जाते हैं जब हम कुछ बनाते हैं। बाकी यहाँ पे एंड में हम बात करें अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, तो देखा जाए कहीं ना कहीं तो वैसे तो इतना ही हमारे लिए मोर देन इनफ है, लेकिन भाई हमको कंटेंट भी थोड़ा बहुत चाहिए कि भाई हम बल्क भी क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्रिस्टलाइन अमोर्फस के बारे में, तो क्रिस्टलाइन जो हमारे सॉलिड होते हैं उनके फायदे क्या है कि ये हमारे हाई प्योरिटी में मिल जाते हैं, यानी कि इनकी प्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है और इसलिए हम इनको फार्मास्यूटिकल्स में ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखा गया कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एमोर्फस सॉलिड से। अब कोई चीज़ हमारी रबड़ की है, कोई चीज़ हमारी लोहे की है या कोई हमारी स्टील की है, तो वो कौन ज़्यादा टिकेगी? भाई ऑब्वियसली बात है स्टील वगैरह ज़्यादा चलेगा, एग्जाम्पल बताया। लेकिन जो मेडिसिन दवाई में भी देखा गया कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो सब्सटेंस या दवाई होंगी वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एमोर्फस सॉलिड, और ये इनको लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए यूजफुल बनाती हैं, क्योंकि एक तो इनका वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इनके नुकसान क्या होते हैं? अब देखो ये जितने मतलब ठोस और वैसे होते हैं उतना ही मिस्कुल होता है, इनको डोजेस फॉर्म में
कन्वर्ट करना। जैसे टैबलेट और कैप्सूल है तो इनको बनाना थोड़ा बहुत टफ होता है। वहीं सिरप के बारे में बात करें, सब कुछ मिक्स है, सारा कुछ लिक्विड है, उसमें चीनी डालो कुछ भी डालो सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सॉलिड है, अब मान लो पाउडर दो पाउडर को मिलाओगे फिर उसको कंप्रेस करके टैबलेट बनाना, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके बाद और क्या है कि इसमें सॉल्युबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है और इससे हमारी जो बायोअवेलेबिलिटी वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। अब एग्जांपल देखा जाए, आपकी टैबलेट है और एक तरफ आपका पेरेंट्रल है, कोई इंजेक्शन वगैरह है, तो भाई आपको किसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा? भाई किसका अच्छा मिलेगा देखने को? ऑब्वियसली बात है जो पेरेंट्रल है या जो ओरल सिरप होते हैं वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करेंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में जा रहे हैं। लेकिन जो टैबलेट है वो बॉडी में पहले जाएगी, फिर वो मतलब डिजोल्यूशन में जाएगी, मिलेगी, मिक्स होगी, तब जाके ये असर दिखाएगी। तो ये वाला जो लिक्विड वाला है वो ज़्यादा ऑब्वियसली अच्छा होता है। लेकिन वही फ़र्क क्या है कि स्टेबिलिटी हमारी टैबलेट की ज़्यादा अच्छी होती है सॉलिड की एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो भाई एक फ़ायदा वही है कि इनकी देखो स्टेबिलिटी हमारी हाई होती है, मोर स्टेबल, लेकिन इनकी जो सॉलिबिलिटी है वो हमारी कम होती है। तो वही आपको पता है जो रेगुलर देखो कुछ नहीं आता, जो रियल लाइफ है सीधे कनेक्ट करके आप सारा कुछ लिख सकते हो। बाकी बात करें हम एमोर्फस सॉलिड के बारे में, तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो हमारी इंप्रूव है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो वही मैंने बोला कि जो हमारे क्रिस्टलाइन है उनकी सॉलिबिलिटी कम होती है, तो इसकी सॉलिबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी एमोर्फस की। उसके बाद क्या है कि इनको डोजेस फॉर्म में बनाना आसान है। जो इधर हमारा मुश्किल था, जैसे फॉर्मुलेट करना मुश्किल था, वो इधर आसान है। सॉलिबिलिटी कम थी, वो इधर अच्छी है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के मान लो कि अपोजिट होते हैं। जैसे टैबलेट कैप्सूल है तो इनको क्या है कि मतलब देखो इसको बनाना थोड़ा टैबलेट कैप्सूलों को टफ है क्योंकि ये सॉलिड है एज कम्पेयर टू एमोर्फस वाले, ठीक है। बाकी हम बात करें यहाँ पे तो इट कैन बी इंक्रीज बायोअबिलिटी कंपेयर टू क्रिस्टलाइन। अब भाई सॉलिबिलिटी ज़्यादा है तो भाई बॉडी में जाके इजीली सॉल्युबल होगा, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है यानी कि हमारी बॉडी में जाके असर दिखाना वो ये ज़्यादा कर जाएगा। अब इसके नुकसान के बारे में बात करें तो वही है जो हमारा उधर फायदा था कि ये ज़्यादा स्टेबल है क्रिस्टलाइन, तो ये हमारा कम स्टेबल होगा। तो जो हमारे एमोर्फस होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन, और इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी हमारी कम होती है। और यही रीज़न है कि इनकी जो प्योरिटी है वो भी हमारी कम होती है, और इससे जो हमारा ओवरऑल थेरापेटिक इफेक्ट है वो हमारा कम हो सकता है। तो ये दोनों के डायग्राम आप दिख रहे होंगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, थोड़ा ठोस हो गया, और ये हमारा एमोर्फस वाला हो गया। तो ये थी पूरी कहानी हमारी एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा, और हमने लगभग 3 पेज, आप इनको अगर भरोगे तो लगभग 5 पेज आपके भर जाएंगे। तो ये था पूरा हमारा इसके बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अब जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना वो हमारे शॉर्ट नोट के ऊपर आते हैं। अब देखो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे यूटैक्टिक मिक्सचर हो गया, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, तो ये 2 नंबर में या 2-3 मिला के हमारे 5 या 7 नंबर में आते हैं। उसी के हिसाब से हम इनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूटैक्टिक मिक्सचर एक्चुअल में क्या होता है। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे क्या होता है कि हमारे कोई चीज़ खराब हो जाती है। मान लो आपने क्या किया, एक ये मिला दिया एक आपने ये बी मिला दिया, और दोनों को मिला के आपने रख दिया। अब ये मान लो पाउडर थे, लेकिन कुछ देर बाद आप आके देख रहे हो कि ये जो पाउडर था ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, और हम देखने में बोलेंगे कि भाई ये हमारा क्या हो गया, खराब हो गया एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई केस में ऐसा देखा गया है कि मान लो एक ए हमारा पाउडर है, एक बी पाउडर है। अब इनका ना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो जब हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, तो स्टेट ऑफ मैटर में जो हमारी चेंज इन स्टेट मैटर में हमने क्या देखा था कि सॉलिड से हमारा लिक्विड बनता है और लिक्विड से हमारी गैस बनती है, यही सिंपल है। तो जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, मेल्टिंग ही तो बोल रहे थे। और ये कब हो रहा था, जब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को एक तरह से बढ़ाना शुरू कर रहे थे। अब जो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जो कितना टेम्परेचर चाहिए किसी को पिघलने के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये रबड़ है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ। मान लो ये रबड़ है, तो अगर रबड़ को मैं क्या करूँ कि जहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस दे देता हूँ, तो ये रबड़ मेरी धीरे धीरे मतलब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हल्का सा, लेकिन जैसे ही मैं इसको 50 या 60 डिग्री देता हूँ, ये रबड़ मेरी पिघलना शुरू कर देगी और ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जलने की एकदम गंदी सी बदबू आती है ना, वो आती है। तो वही होता है कि कोई भी हमारा जो सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो कोई भी जो हमारा सॉलिड है उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि वो किस टेम्परेचर पे क्या होगा, अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ए हमारा, बी हमारा, अब हमारा रूम टेम्परेचर मान लो, तो जो देखो रूम टेम्परेचर हमारे वेरी कर सकते हैं जगह जगह के हिसाब से, पर एक एवरेज देखा जाए तो लगभग 15 से 25 डिग्री के लिए। अभी क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, गर्मियों की बात आती है तो 30 डिग्री तक, क्योंकि भाई कमरों में इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो इतना हमारा लगभग वेरी रहता है। अब इतने टेम्परेचर तक कोई भी हमारा जो सॉलिड है वो भी पिघलता नहीं है। देखो रबड़ भी है, ये सब हमारे रूम टेम्परेचर पर ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये दोनों हमने मान लो मिक्स किए, हमने यहाँ पे ए डाला और बी डाला, ये दोनों क्या करते हैं ना कि एक दूसरे के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं।
यानी कि जो हमारा रूम टेम्परेचर यानी कि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस है, इसी वाले टेम्परेचर पे ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देंगे। और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया यानी कि ये कम टेम्परेचर पर ही पिघलना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे सॉलिड से क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इसी वाले जो ये हमारा मिक्सचर बना ना, इसी को हम यहाँ पे यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि ये पूरा जो फिनोमिना या पूरा फंडा है, ये हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाता है। और इसको डिफाइन भी कैसे करोगे कि मान लो कोई हमारा मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे, कोई सॉलिड होंगे, वो अपने आप को मेल्ट कर देते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो नॉर्मली लोअर मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, उससे कम होता है। अब एग्जांपल मान लो ये ए और बी थे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट चलो यहाँ मैंने लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जैसे मान लो एक हमारे पास ए सब्सटेंस है, एक हमारे पास बी सब्सटेंस है, तो इसका मान लो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट था हमारा लगभग 40 डिग्री सेल्सियस और इसका हमारा था लगभग मान लो 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनको इतना टेम्परेचर चाहिए था अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि ये दोनों सॉलिड को हमने आपस में मिक्स किया, यहाँ पे ए और बी मिले, तो इन्होंने अपने दोनों के मेल्टिंग पॉइंट को गिरा कर, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ओरिजिनल ये था, लेकिन इन्होंने गिरा के अपने मेल्टिंग पॉइंट को 20 डिग्री कर दिया। मान लो 20 डिग्री हो गया, तो जैसे ही 20 डिग्री हो जाएगा, आपको पता है कि भाई रूम टेम्परेचर लगभग हमारा 15 से 25 के बीच होता है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि रूम का ऐसा नहीं था कि कमरे का टेम्परेचर 40 हो गया कि दोनों पिघल गए, नहीं, कमरे का टेम्परेचर उतना ही रहा। इन्होंने क्या किया कि अपने दोनों के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दिया। तो यही है यहाँ पे कि इट इज अ मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो या बहुत से ज्यादा सब्सटेंस मिले हुए हैं और इनके मिलने से क्या हो रहा है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा कम हो जाएगा एक इंडिविजुअल दोनों के कंपोनेंट का, और जिसकी वजह से क्या है कि वो सब्सटेंस हमारे मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगे। इस टर्म को हम यहाँ क्या बोलते हैं कि लिक्विफाई, यानी कि एक तरह से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना ये हमारे शुरू हो जाएंगे। तो इन दिस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड पार्टिकल एट स्पेसिफिक रेशियो, यानी कि कुछ मिला रहे हैं हम उसमें, तो इससे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जा रहा है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि जो रूम टेम्परेचर था ना, उसी में ये हमारे लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं लिक्विफाई बोल देते हैं। और जिस टेम्परेचर पे आके, यानी कि जिस टेम्परेचर पे आके ये यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि मान लो इनका 20 हो गया दोनों का आके, तो ये जो टेम्परेचर है वो हमारा कहलाता है यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा बेंजीन एंड नेप्थलीन, ये हमारे अगर आपस में मिल जाए, मेंथोल और थाइमोल को अगर हम आपस में मिला दें, या कैम्फोर और नेप्थलीन को अगर हम आपस में मिला दें, तो अगर ये आपस में मिल जाते हैं तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, यूटेक्टिक पॉइंट पे पहुंच के अपने आप को लिक्विफाई कर लेंगे और ये हमारा बन जाएगा यूटेक्टिक मिक्सचर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यूटेक्टिक मिक्सचर कैसे क्या है। अब बोल देंगे कि भाई ये तो एक तरह से नुकसान है, तो ये हमारे काम कहाँ आता है। तो बहुत जगह पे क्या होता है कि जैसे हमको क्रीम बनानी है, ऑइंटमेंट बनाने हैं, तो इनको आपको बताइए भाई, क्रीम ऑइंटमेंट तो हमारे थोड़े लिक्विड जैसे होते हैं, तो इनको बनाने के लिए हम कई केस में इनका यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, जो उसमें इंग्रेडिएंट मिलाते हैं उसमें मान लो हमने ऐसे 2 मिला दिए, इससे वो ऑटोमेटिकली हमारे लिक्विड जैसे हो गए और हम उसकी सॉल्युबिलिटी या बायोटिक को इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी और बात करें तो जो हमारे ट्रांसडर्मल वाले पैचेस होते हैं, अब आपने देखा होगा जैसे स्किन हमारी होती है ना, तो यहाँ पे कुछ पैच चिपका देते हैं और वो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करते रहते हैं बॉडी के अंदर। तो ऐसे पैच बनाने के लिए भी हम जो है इस वाले कंसेप्ट यानी कि यूटेक्टिक मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट हम यहाँ बात करें तो हमारे कुछ लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे कोई सॉल्यूशन हो गया या सस्पेंशन हो गया, वो बनाने में भी हम यूटेक्टिक मिक्सचर वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में शॉर्ट में या थोड़े से लॉन्ग में आ जाता है। अब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, तो हम यहाँ पे 2 बातें करते हैं। एक हमने क्या जाना था कि सब्लिमेशन एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा सॉलिड है वो डायरेक्टली क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे हमने कपूर के एग्जाम्पल के बारे में बात की थी कि अगर कपूर को हम आग लगाते हैं, जो हम पूजा वगैरह में कैम्फोर इस्तेमाल करते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारा लिक्विड की जगह गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हमारी प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। जैसे नॉर्मली क्या है, मान लो हमारी आइस है, सॉलिड है, इसको जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम उसका तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर हमारा गैस बन जाएगा। लेकिन वहीं क्या करेगी, अगर हम इस सॉलिड को बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो लिक्विड की जगह डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होकर हमारा एयर में मतलब ऊपर उड़ जाता है, तो वो हमारी सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सब्लिमेशन तो ठीक है सर, लेकिन सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है। तो ये हमारी एक ऐसी कांस्टेंट कंडीशन है जहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस है वो इस कंडीशन में होता है कि वो तीनों फेसेस में इन्वॉल्व मतलब एग्जिस्ट करता है। यानी कि उस टाइम आप उसको बोल नहीं सकते कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, आप उसको बोलोगे कि वो अभी तीनों फेस में है। और उसको हम क्या करेंगे, देन टेम्परेचर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। उसको सॉलिड भी कर सकते हैं, लिक्विड भी कर सकते हैं और
और गैस भी कर सकते हैं। यानी कि समझ रहे हो कि सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, या इसको हम कांस्टेंट कंडीशन बोलेंगे, जहां पे जो हमारा सब्सटेंस है वो तीनों के तीनों फेस में प्रेजेंट है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। आप उसको बता नहीं सकते फिक्स वो सॉलिड ही है कि लिक्विड है कि गैस है, वो एक हमारे कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रेजेंट है। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा किसकी वजह से पॉसिबल होता है, एक टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। यानी कि हम टेम्परेचर प्रेशर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देते हैं कि उस जगह पे हमारा जो ये सब्सटेंस है वो इस बीच मझदार पे आकर अटक जाता है, कि वो इन तीनों फेसेस में मतलब तीनों फेसेस में एग्जिस्ट करता है, कि भाई तीनों के तीनों अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये ऐसी कंडीशन है, यानी कि ये टेम्परेचर प्रेशर ऐसा है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। वो चेंज तभी करेगा जब उसके हम टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं कि चेंज ही नहीं करेगा, वो उस कंडीशन पे चेंज नहीं करेगा। अगर हमें उसको चेंज करना है तो हमें उसके टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। तो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा बहुत आपके दिमाग में घुसा होगा, आगे आप और समझ जाओगे कि एक ऐसा फेस है, ऐसा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम मतलब जब बराबर हो जाए सिचुएशन, कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट करता है तीनों फेस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। और सब्लिमेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे पता है। बाकी जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये डायग्राम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा टेम्परेचर जा रहा है। अब ये जो जगह है ना, यहाँ पे कुछ हमारा प्रेशर यहाँ पे इतना है, कुछ हमारा टेम्परेचर है, और इन दोनों की वजह से ये हमारा एक ट्रिपल या क्रिटिकल पॉइंट जनरेट हुआ है। और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सब्सटेंस ना ही सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ना ही गैस है। तो ये हम समझ गए कि ये हमारा होता है एक्चुअल में सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अगर हमको इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो सॉलिड के लिए हमारे ये इस तरफ जा रहा है, यानी कि सिंपल देखा, सॉरी इस तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ। तो आपको बताया कि जब इसको हम जमाते हैं किसी भी चीज़, मान लो जैसे हमारा पानी, अगर इसको सॉलिड में करना है तो हम उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं, और टेम्परेचर जब कम करेंगे तो लिक्विड हो चाहे गैस हो वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और वहीं साथ में अगर हम इसके प्रेशर को भी कम कर दें तो भी हमारा ये सॉलिड बन जाता है। तो वही है कि अगर हमें सॉलिड लेके आना है तो ये सी लाइन हमारी सॉलिड के लिए है, कि हम क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को, इसके प्रेशर को, दोनों को, देखो ये हमारी लाइन नीचे आ रही है तो हम यहाँ पे टेम्परेचर भी इधर कम कर रहे हैं, इधर प्रेशर भी कम कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ये सॉलिड में जा रहा है। तो अगर हमको इसको सॉलिड, यानी कि ये ऐसी कंडीशन है जो चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तो हमारी ये तीनों स्टेट में जाने की यहाँ पे क्षमता रखती है। तो अगर हम दोनों के टेम्परेचर, प्रेशर दोनों को कम करते हैं तो वो हमारा सॉलिड में चला जाएगा। वही हम क्या करें कि यहाँ पे टेम्परेचर तो कम कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमको क्या है, अगर मान लो कोई गैसेस वेपर स्टेट में अगर हम उसके टेम्परेचर को कम करते हैं तो लिक्विड रहेगा, और कम करते हैं तो सॉलिड की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर तो कम कर रहे हैं। देखो ये कंडीशन क्या है, हमारा टेम्परेचर यहाँ से थोड़ा सा कम हो रहा है, देखो ज़्यादा भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दिया तो हमारा वो सॉलिड में चला जाएगा। तो टेम्परेचर हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर हम देखो कितना बढ़ाते चले गए, कितना बढ़ाते चले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने प्रेशर यहाँ पे क्या किया, बढ़ा दिया, और टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया, तो हमारा ये लिक्विड में चला गया। और थर्ड कंडीशन क्या है, बी वाले यहाँ पे, कि हमने क्या किया, दोनों को ही बढ़ा दिया। हमने देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी, देखो ये लाइन क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और ऊपर जाते जाते हमारा प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो इस बारे में क्या कि टेम्परेचर प्रेशर दोनों बढ़ रहा है, जिस वजह से हमारा जो ये है ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता है गैस बनाने के लिए क्या है, जितना हाई टेम्परेचर उतनी जल्दी वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर गैस बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही हमने बढ़ा दिया। अब एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि फेस इक्विलिब्रियम क्या है, फेस डायग्राम क्या होता है। तो एक्चुअल में फेस इक्विलिब्रियम, फेस डायग्राम नन अदर देन इट इज अनदर नेम ऑफ सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। यानी कि जो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट है उसी को दूसरी भाषा में हम यहाँ फेस इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। अगर देखो फेस इक्विलिब्रियम का इट इज अ स्टेट वेयर सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 2 और मोर फेसेस। यानी कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक फेसेस में जब सब्सटेंस हमारा एग्जिस्ट करता है उसको फेस इक्विलिब्रियम मिलते हैं। यानी कि 3 फेस हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये कंडीशन क्या है कि तीनों में ही वो हल्का हल्का हमारा है, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। यानी कि ये ऐसा पॉइंट है जिसमें ये तीनों में जाने की दम रखता है और अभी तीनों में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसी को हम फेस इक्विलिब्रियम मिलते हैं कि हमारे तीनों फेस इक्विलिब्रियम हो गए, बराबर हो गए। यानी कि सिंपल यहाँ देखा जाए, सॉलिड इज इक्वल टू लिक्विड इज इक्वल टू गैस और इज इक्वल टू सॉलिड। तो ये तीनों ही आपस में क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में पहुंच गए हैं। अब फेस डायग्राम क्या है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम फेस इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं सब्सटेंस को। अब इसमें रिलेशनशिप होता है हमारा टेम्परेचर का, प्रेशर का और कंपोजिशन का। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और कंपोजिशन की सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हमारा सब्सटेंस हो गया वो हो गया कंपोजिशन। तो ये तीनों का ही हमारा मिलजुल के जो ये डायग्राम बना है इसी को हम यहाँ पे फेस डायग्राम भी बोल देते हैं। तो ये भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब इट इज आल्सो नोन एज ट्रिपल पॉइंट, इसको हम ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ से 3 जगह पे हमारा जा सकता है, तो ट्रिपल पॉइंट हो गया। और क्योंकि इसमें तीनों फेस हमारे इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी बातें थी हमारी सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट
हीट के बारे में, चाहे इसको फेस इक्विलिब्रियम बोल दो, चाहे इसको फेस डायग्राम बोल दो। अब एग्जांपल जैसे हमारी ड्राई आइस है तो ये सब्लिमेट होकर हमारी डायरेक्टली CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है और इसका जो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट है वो होता है -78.5 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे ये हमारी मतलब एकदम जम जाती है, सब्लिमेशन प्रोसेस कर देती है। तो आई होप आपको सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट समझ आ गया होगा। सिंपल लिख देना एक ऐसा पॉइंट जब पे हमारा सब्सटेंस तीनों में एग्जिस्ट करता है और अगर उसको हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करके तीनों में जा आ सकते हैं। तो ये हो गया इसका सिंपल सी बात। ये डायग्राम बहुत जरूरी है, इसको बना के जरूर आना। अब हम बात करते हैं अपने लेटेंट हीट के बारे में। तो लेटेंट हीट क्या है और इसका कंसेप्ट एक्चुअल में कहाँ से आया। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप लोग पानी को गर्म कर रहे थे, ठीक है। अब हमने पानी जब गर्म किया तो हमने यहाँ पे क्या लिया, थर्मामीटर लगा दिया। अब थर्मामीटर जब लगाया तो हम धीरे धीरे देखते गए कि भाई पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया, मतलब 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 100। जैसे ही वो 100 तक पहुंचा ना, उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई जो पानी का टेम्परेचर है वो तो बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम हीट और अगेन प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई हीट तो दे रहे हैं ना, और हीट हमारी एक तरह से एनर्जी है, तो जब हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं फिर भी हमारा जो टेम्परेचर है यानी कि पानी का टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो इसको देखने के लिए हमने ये जाना कि जब हम हीट देते हैं और वो उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, देन उसके बाद जो लिक्विड होगा वो उस हीट का इस्तेमाल करता है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। यानी कि जैसे ये हमारा वेपर्स है और इधर देखा जाए, मैं आपको ग्रीन पेन से ही लिख देता हूँ, चलो छोड़ो। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हमारा होता है लिक्विड। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अब क्या हुआ कि जो हमारा लिक्विड था यानी कि पानी था, उसने अपने टेम्परेचर को 100 के बाद बढ़ाया नहीं, जो आगे की हीट मिल रही है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है वेपर्स में कन्वर्ट होने में। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे कि जितना भी लिक्विड है वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होकर सारा का सारा लिक्विड हमारा खाली हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो लेटेंट हीट है वो क्या है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी कि 100 डिग्री के बाद से जो हमारा टेम्परेचर था वो यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो हमारा ये सब्सटेंस है यानी कि जो हमारा ये लिक्विड था वो लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है गैस में कन्वर्ट करने के लिए। वही है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये आपस में क्या है, इंटरचेंज करते हैं इस वाली हीट का इस्तेमाल करके, और इसीलिए इसको लेटेंट बोला जाता है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, यानी कि हमको ऑब्जर्व नहीं हो रही, क्योंकि आप इसको चेक करोगे थर्मामीटर से आपको पता नहीं चलेगा। ये अपने कैसे हमको दिखाई देती है कि इससे हमारा जब चेंज हो जाता है स्टेट ऑफ मैटर, जैसे लिक्विड था तो लिक्विड अगर वेपर्स में यानी कि ये हमारे गैस में कन्वर्ट हो गया, तब हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो हमारा लोचा है, कुछ तो हमारा चल रहा है। तो ये हीट हमारी लेटेंट हीट कहलाती है। तो वही लिखा है कि ऑन हीटिंग वाटर एब्जॉर्ब हीट अप टू 100, उसके बाद वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। देन उसके बाद पानी हमारा गर्म होने की वजह से क्या करता है, गर्म होने की बजाय यानी कि वो नहीं होता बल्कि उसकी जगह क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट करता है वेपर्स में, गैस में। तो ये हमारा हो गया इसके एग्जांपल। अब ये बेसिकली 3 तरीके का होता है। पहला हमारा आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे सॉलिड है, तो अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ कुछ टाइम तक हमारा सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, सॉलिड का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बल्कि वो अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा। तो जो हीट का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे वो एक्चुअल में हमारी लेटेंट हीट थी, यानी कि जिसकी वजह से हम ये चेंज कर रहे थे। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना होगा तो हमारी इस्तेमाल होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद जब हमारे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना होगा तो हमारी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LH जब हुई H। और जब हमारा जो ये है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना हो, यानी कि जब हम देख रहे थे सब्लिमेशन कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना हो रहा है, तब हमारी ये चलती है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, LHS। और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डायरेक्टली चेंज करने के लिए विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड में बिना जाए हुए। तो ये कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो आई होप आपको ये लेटेंट हीट का भी पूरा का पूरा फंडा अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी इसके बारे में थोड़ी कि ये भाई कहाँ इस्तेमाल होगा, तो आगे जब आप जाओगे तो ड्राइंग वाला जो चैप्टर है इंजीनियरिंग में, उसमें फ्रीज ड्राइंग यूज़ करते हैं, लाइफ लाइसन यूज़ करते हैं, तो उन सब में हमारा ये वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। यहाँ पे सब्सटेंस को पहले हम फ्रोजन कर देते हैं, एकदम इतना टेम्परेचर कम करके जमा देते हैं। उसके बाद वैक्यूम में हम उसके वाटर को रिमूव करके उसको सुखाने का काम करते हैं, जिससे बहुत कम टाइम में ज़्यादा अच्छी हमको एफिकेसी देखने को मिलती है। और पानी का अगर हम देखें तो ये हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हमारा लगभग 2250 जूल पर ग्राम होता है। जूल एनर्जी को नापने की यूनिट होती है हमारी। तो ये हो गया हमारा लेटेंट हीट, यानी कि कितनी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखो वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है। तो वेपर प्रेशर ना एक तरह से आप 2 तरीके से जान सकते हो। एक तो सिंपल, मान लो हमने यहाँ पे लिक्विड था, हमने इसको गर्म किया, और जब हमने इसको गर्म किया तो गर्म करने के बाद ये लिक्विड ऊपर उड़ा और ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो वेपर्स हैं ये अपना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कुछ प्रेशर लगाते हैं, तो उसी प्रेशर को हम यहाँ पे वेपर प्रेशर बोल देते हैं।
तो वैसे तो कहने के लिए ये सही है, लेकिन ये एकदम इतना एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस वजह से क्या हो रहा है कि अभी जितना का जितना फोर्स है वो सारा का सारा ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने की वजह से जितने भी वेपर से हमारे ऊपर जा रहे हैं तो इस टाइम पे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो हमें हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या होगा, देखो जब हमने यहाँ से गर्म किया इसको तो हमारे वेपर्स बने। अब जब वेपर्स जा रहे हैं, मान लो हमने इसको ऊपर ढक दिया तो यहाँ वेपर्स बन रही हैं। अब जब वेपर्स यहाँ पे ऊपर चिपक जाएंगे ना, तो कुछ टाइम ऐसा होगा कि ये जो हमारे वेपर्स हैं ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएंगे, और ठंडा होने के बाद ये कुछ वेपर्स हमारे फिर से नीचे आके लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये हमारे वेपर्स बन रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ एवापोरेशन। यानी कि यहाँ पे हमारे क्या है, रेट ऑफ एवापोरेशन, जहाँ हम रेट ऑफ वेपराइजेशन बोल देते हैं कि हमारे ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब ये ऊपर से गिरना शुरू हो जाएंगे, यानी कि मान लो ऊपर पहुंचे, ठंडे हुए और नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, तो ये रहेगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि जब ये कंडेंस होकर नीचे आ रहे हैं। तो जब ये ऐसी अवस्था आएगी जब रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि जितने वेपर्स हमारे ऊपर जा रहे हैं उतने ही वेपर्स हमारे नीचे आ रहे होंगे, तो जब ये हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाएगा, उस टाइम पर जो हमारे वेपर्स हैं वो जितना प्रेशर लगा रहे होंगे वो एक्चुअल में हमारा कहलाएगा वेपर प्रेशर, क्योंकि वो हमारा एक बराबरी का हो गया और वो सेम हो गया। वही यहाँ पे लिखा है कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉलिड और लिक्विड फेस एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कि जो हमारा ये लिक्विड है इसके साथ जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, यानी कि जितना बन रहा है उतना ही गिर रहा है, तो जो इक्विलिब्रियम बन गया उसके बाद जो ये हमारा लिक्विड है उसका जो वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो एक्चुअल में हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। इसको अगर और सिंपल वे में आपको जानना हो तो क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू वेपराइज। यानी कि मान लो ये लिक्विड है तो ये कितना एबल है, यानी कि कितना अपने आप को ये वेपर्स में कन्वर्ट कर सकता है, वही इसका वेपर प्रेशर कहलाता है। अब जैसे कुछ हमारे वोलेटाइल लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, आप रूम टेम्परेचर पर रख दोगे धीरे धीरे उड़ जाता है। जैसे हमारा पानी है, अब मान लो कि पानी फर्श पे हमारा फैल गया, ये मान लो फर्श है और यहाँ पे पानी फैल गया, अब आप उसको पहुंचो मत, कुछ ना करो, धीरे धीरे आप देखोगे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में ये पानी हमारा इतना हो जाएगा, और कुछ और टाइम बाद ये पानी पूरा हमारा फर्श से गायब हो जाएगा। तो कैसे हुआ भाई, वहां तो हमने कुछ किया नहीं, हमने सुखाया नहीं, हमने कुछ गर्मी नहीं दी, कैसे हो गया, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें भी थोड़ी बहुत हीट प्रेजेंट होती है, उसने क्या किया, इस पानी को एवापोरेट कर दिया और ये हमारा उड़ गया। तो जो रूम टेम्परेचर पर भी हमारे जो वाटर पानी होता है या कुछ लिक्विड है वो वेपराइज हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एवापोरेट मतलब हो जाते हैं, उसको हम वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं, जो ऑटोमेटिक एवापोरेट होने की क्षमता रखते हैं। तो यही है यहाँ पे कि ये लिक्विड एवापोरेट हो जाता है। और वेपर प्रेशर आप लोग जान गए होंगे। बाकी कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, पहला हमारा टेम्परेचर है, तो भाई सिंपल है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे उतनी जल्दी जल्दी हमारे ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और हमारा ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे वेपर प्रेशर से, ठीक है। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब देखो ये जो हमारे पार्टिकल्स पानी के ये आपस में इस तरह से अटैच होते हैं। अब मान लो कि ये जितनी ज़्यादा मजबूती से अटैच होंगे उतना ही कम तरीके से ये हमारे ऊपर उड़ पाएंगे, और जितना स्लोली यानी कि जितने वीक फोर्स से, मान लो ये हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये नीचे वाले के साथ अटैच हैं, अब अगर ये स्ट्रांगली अटैच होंगे तो भाई ये ऊपर उड़ नहीं पाएंगे, और जितना ये कम वीकली अटैच होंगे उतनी जल्दी ऊपर उड़ जाएंगे। तो वही है कि जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसका हायर वेपर प्रेशर मिलेगा और जो स्ट्रांग होगा उसका कम। तो ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है और इनवर्सली का होता है 1 प्रोपोर्शनल, ठीक है। सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो वही है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा, अब मान लो ये पानी अगर हमारा जमीन पे फैल गया इतना तो भाई उड़ जाएगा 4-5 घंटे में। वहीं अगर मैं एक गिलास में भर दूँ तो क्या एक गिलास 4-5 घंटे में खाली हो जाएगा? नहीं, उसको तो भाई एक गिलास उड़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर सरफेस एरिया इतना लग रहा है। तो पहले जो हमारा ये एरिया है ये गर्म होगा, देन ये, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एरिया में ज़्यादा पानी हमारा एक बार में एवोपरेट हो सकता है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर हमारा उतना ज़्यादा। और ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें तो ह्यूमिडिटी हमेशा हमारे वेपर प्रेशर को रिड्यूस करती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये हमने वैसे भी जाना था, क्योंकि देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जो हमारी एयर ड्रॉप्स हैं इन एयर ड्रॉप्स में कितना पानी प्रेजेंट है। अब मान लो कि इसमें अगर पानी प्रेजेंट है तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारे नीचे लगा है या मान लो यहाँ से हमारे वेपर्स बनने हैं, तो जो हमारी हीट है वो यहाँ पे लगने से पहले पहले इन पर लगेगी और इन वाले पानी को हटाएगी, देन आके यहाँ लगेगी। तो इनको टाइम लग रहा है, यानी कि इनकी जो वेपर प्रेशर की क्षमता है वो हमारी रिड्यूस हो रही है। तो ह्यूमिडिटी भी हमारी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बाकी इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इट अफेक्ट दी परमिएबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि अब ये देखो वेपर प्रेशर हमारे परमिएबिलिटी, कौन कितना ज़्यादा परमिएबल है ट्रांसफर कर सकता है उसके लिए एप्लीकेबल है। जो हमारे फार्मास्यूटिकल है उनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। उसके बाद देखा जाए तो जो हमारी ड्राइंग प्रोसेस है सबसे इंपॉर्टेंट उसी के लिए हमारा होता है, कपड़े सुखाने वगैरह के लिए, क्योंकि वेपर प्रेशर कितनी जल्दी कोई चीज़ से वेपर्स हो सकते हैं, यानी कि उड़ जाएगा पानी, उतनी जल्दी वो चीज़ हमारी सूख जाएगी। तो इस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर हम वेपर प्रेशर लेते हैं पानी का, ठीक है,
वाटर का और हम उसको 20 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर निकलेगा वो निकलता है 2.34 kPa। अब सिंपल सी बात है, हम जितना इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा हमारा ये वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इथेनॉल का देखा जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस पर इथेनॉल का होता है 5.95 kPa पास्कल, ठीक है। तो अब अगर बात करें हम लिक्विड क्रिस्टल के बारे में, तो देखो नाम से क्या समझ आ रहा है, लिक्विड क्रिस्टल। तो देखो ये ना एक ऐसी कंडीशन होती है जो ना तो प्रॉपर सॉलिड ही है ना ही प्रॉपर लिक्विड है, यानी कि ये मान लो कि लिक्विड और सॉलिड इन दोनों के बीच की स्टेट होती है एक हमारी लिक्विड क्रिस्टल। अब इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जैसे कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो देखने में तो सॉलिड यानी कि क्रिस्टल की तरह होते हैं, लेकिन वो बिहेव करते हैं लिक्विड की तरह। यानी कि आप थोड़ा समझो कि क्या लिखा है कि दीज आर द स्टेट ऑफ मैटर, है तो स्टेट ऑफ मैटर लेकिन उनमें प्रॉपर्टीज दोनों की हैं, यानी कि लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज हैं और क्रिस्टल की भी। क्रिस्टल एक्चुअल में हमारा सॉलिड वाला एक कैटेगरी हो गया। तो इनके पास क्या है कि डिग्री ऑफ ऑर्डर, यानी कि इनका जो ऑर्डर है अंदर वो पूरा क्रिस्टल जैसा है, थोड़ा सा ठोस है, सॉलिड जैसा है, लेकिन ये फ्लो कर सकते हैं हमारे लिक्विड की तरह, तो इसीलिए इनको लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेट है जो हमारी सॉलिड और लिक्विड के बीच में आती है। अगर ये कभी आता है क्वेश्चन तो ये 2 नंबर में ही आपके पास आएगा मेनली, और डेफिनेशन वगैरह लिख देना। एग्जाम्पल इसका लिख के आता ना, कोलेस्ट्रॉल बेंजोइट होता है जिसका टेम्परेचर लगभग इतना होता है 145 से 178, और इनके बीच में यानी कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में ये वेरी कर जाता है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्टेट है जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में प्रेजेंट होती है। अब ये बेसिकली किस में इस्तेमाल की जाती है, तो इट इज यूज इन ड्रग डिलीवरी इन कंट्रोल्ड मैनर। अब जैसे ही आपको बताया कि ये थोड़ा सा अलग है, तो जो एनडीडीएस आप आगे 7 सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये सब आप देखोगे, उनमें इन वाले इस चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे कॉस्मेटिक्स हो गए, बाउंड हीलिंग हो गए, घाव को भरने के लिए स्किन क्रीम या लोशन हो गए, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे लाइपोसोम्स हो गया, फॉस्फोलिपिड वेसिकल्स हो गए, तो ये डिलीवरी ड्रग में सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए आया था AKTU में शायद आया था कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं और इसके 2 एग्जाम्पल बताओ जो फार्मेसी से कनेक्टेड हो। तो आपको क्या लिख के आता ना कि ये हमारे ऐसे क्रिस्टल हैं, यानी कि ऐसे सॉलिड एक तरह से होते हैं जिनके पास क्या है कि दोनों प्रॉपर्टीज हैं, हमारी लिक्विड की भी हैं हमारे क्रिस्टल की भी हैं। क्या होता है कि इनके पास जो डिग्री ऑफ ऑर्डर है, यानी कि इनका जो पैटर्न है, शेप है, जो देखने लायक है, वो सब हमारे क्रिस्टल जैसा है, लेकिन ये फ्लो कर सकते हैं लिक्विड जैसा, यानी कि इनमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। दोनों के बीच की स्टेट है, ये आप लिख के आ जाना। उसके बाद एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल बेंजोइट हो गया, या यहाँ पे लाइपोसोम हो गया, फॉस्फोलिपिड वेसिकल्स हो गए, तो ये हमारे कुछ सिस्टम है जो ड्रग को डिलीवर करने में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये हमारे लिक्विड क्रिस्टल के अंदर ही आते हैं, तो ये लिख के आ जाना। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लासी स्टेट। तो ग्लासी स्टेट क्या होता है, देखो ये हमारा एक तो नॉन इक्विलिब्रियम है, एमोर्फस सॉलिड है, यानी कि जो हमारा नॉन क्रिस्टलाइन वाला सॉलिड था ना एमोर्फस, वो स्टेट ऑफ मैटर है जो अपीयर्स होता है सॉलिड के लिए कुछ कम टाइम के लिए, बाकी अलावा ये हमारे लिक्विड स्टेट में चला जाता है। नहीं समझे, चलो ये बताओ कि जो ग्लास होता है ना, कांच का ग्लास होता है, तो वो ग्लास हमारा कैसे बनता है। तो ग्लास आपने कभी देखा होगा तो वो एकदम सॉलिड होता है, ठीक है, देखने में एकदम ठोस कांच का ग्लास होता है, लेकिन फूट भी जाता है, और अगर आप उसको थोड़ा गौर से देखोगे तो एकदम ऐसा लगता है जैसे पानी पानी हो, लिक्विड का हो। तो एक्चुअल में ग्लास जो होते हैं ना वो एकदम मतलब सुपर कूल्ड करके बनाए जाते हैं। आपको बताया जैसे मान लो लिक्विड है, कोई पानी है, अगर हम उसके टेम्परेचर को कम करें, यानी कि उसको हम फ्रीज करेंगे, जमाएंगे, तो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वहीं हम क्या करते हैं कि लिक्विड को अगर हम सुपर कूल्ड कर देते हैं ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो यहाँ पे हमारा ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा ग्लास होता है वो एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि एमोर्फस सॉलिड है, बताओ भाई। वो हमारा होता है एमोर्फस सॉलिड। क्यों, क्योंकि जो हमारे ग्लास होता है उनमें क्या होता है, जो पैटर्न होता है हमारा वो एकदम फिक्स नहीं होता है। उनमें क्या होता है कि जैसे रैंडम अरेंजमेंट होता है, रैंडम डिसऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होता है, और ये आपने पहले भी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब यहाँ देखो देखो जो एमोर्फस सॉलिड हमने यहाँ पढ़ा था तो वो हमारा क्या था, देखो पहला एग्जांपल हमारा ग्लास है। इसके बाद अगर हमने इसका अरेंजमेंट भी यहाँ पे देखना हो थोड़ा पीछे उड़ा के, तो अरेंजमेंट में देखो यहाँ पे क्या है, रैंडम अरेंजमेंट है और क्रिस्टलाइन हमारा ठोस है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अपने ग्लासी स्टेट के बारे में, तो एक्चुअल में ये वो स्टेट है यहाँ पे हम लिक्विड को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा होने की वजह से क्या है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सॉलिड में कौन सा कन्वर्ट होता है, एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसको हम नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं, और ये नॉन इक्विलिब्रियम भी होता है। और इसके बाद क्या होता है, ये मतलब इसमें एमोर्फस सॉलिड में चला गया, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो भी रैंडम होता है। और इसको ऐसे मानो, देखो लिक्विड है, तो जब हम इसको ठंडा करेंगे वो सॉलिड बनेगा, क्रिस्टलाइन, फिर एमोर्फस। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे हम उसको सुपर कूल्ड करते हैं वो एमोर्फस सॉलिड बन जाता है, और वही हमारे एंड में जाके ग्लास बनता है। जो कांच के ग्लास होते हैं ना वो एक्चुअल में ग्लासी स्टेट ही होता है। तो इट कैन बी फॉर्म, इसको फॉर्म कैसे कर सकते हैं, रैपिडली कूलिंग द लिक्विड, यानी कि हम इसको बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं बहुत जल्दी। इससे क्या हो जाता है कि प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जब हम इसको बहुत ठंडा करते हैं तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर
नहीं बन पाता, यानी कि ये प्रिवेंट हो जाता है, वो एमोर्फस में बन जाता है। और इसके लिए हम एक और हाई प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो एकदम ही हमारा एमोर्फस बन जाए। और यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि अगर क्रिस्टलाइन बन गया तो एकदम ठोस बहुत, भाई वैसा तो कांच होता ही नहीं है, और हमको ग्लास बनाना है तो वो एमोर्फस में बनता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा सिलिका ग्लास हो गया, बोरोसिलिकेट के ग्लास हो गए, आपके फार्मास्यूटिकल ग्लास हो गए, जो आपके बीकर होते हैं, ये सब होते हैं, ये सारा का सारा हमारा ग्लासी स्टेट में आता है, जो लिक्विड से एक्चुअल में उसको ठंडा करके बनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया ग्लासी स्टेट। अब हम बात करते हैं एरोसोल के बारे में। तो एरोसोल एक्चुअल में क्या होता है ना, एक तरह से मानो, चलो एरोसोल के बारे में तो बात करते हैं। पहले ये बताओ कि भाई 1 घंटे की वीडियो हो गई है, लगातार बोलते बोलते थोड़ी हालत खराब हो गई है, बाकी कितने बच्चे हैं वो अभी तक कंटिन्यूस इस वीडियो को देख रहे हैं भाई? एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ, और आपको तो भाई कैसा लग रहा है लेक्चर ये भी बताना है, और आपको तो लाइक हमारी तरफ से स्पेशल वाला, ठीक है? थैंक यू दोस्तों। तो अगर बात करें हम एरोसोल के बारे में, तो एरोसोल को समझने के लिए आप पहले ये समझो सस्पेंशन हमारा क्या होता है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होगा। जैसे हमारे पास कोई लिक्विड होता है, और लिक्विड के अंदर हम यहाँ पे सॉलिड को ऐड कर देते हैं। अगर वो सॉलिड डिजोल्व हो गया तब तो भाई पूरा सॉल्यूशन बन गया, और अगर डिजोल्व नहीं होता वो सॉलिड पार्टिकल, तो हमारा सस्पेंशन कहलाता है। सिंपल सा फंडा है। कुछ इसी तरह का हमारा होता है एरोसोल में। अब एरोसोल में क्या करते हैं कि जैसे हमने जो पार्टिकल है, हमारा कोई ड्रग पार्टिकल है, कोई पाउडर है, वो हमने ले लिया, और उसको हम इसके अंदर किस में मिलाते हैं? लिक्विड में नहीं मिलाते, उसको हम मिला देते हैं एयर में। यानी कि जो हवा होती है ना हमारी, या कोई भी गैस, और मान लो एयर की जगह कोई और गैस हो गई, उसमें क्या करते हैं हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब उस मिक्स करने की वजह से क्या, देखो आपको पता है कि एयर हमारी हमेशा उड़ती रहती है इधर उधर। जैसे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन चल रही है, कुछ भी हमारा उड़ने वाला है वो उड़ता रहता है, ठीक है? अब उसको क्या करें हम, इस एक कंटेनर के अंदर बंद कर दें। तो जब इसको बंद करते हैं तो थोड़ा प्रेशर के साथ हम, ये गैस हमारी बंद रहती है, और गैस हमेरा उड़ना चाहती है। इसीलिए इसीलिए आपने देखा होगा जितने ऐसे गैस वाले आइटम होते हैं ना, वो थोड़े स्टेनलेस स्टील के या थोड़े लोहे वाले किसी बर्तन में होते हैं, ऐसे प्लास्टिक या छोटे मोटे में नहीं होते, क्योंकि गैस की भी ताकत स्ट्रांग होती है और वो इसको फाड़ देगा। इसीलिए ये हमारे गैस के थोड़े स्ट्रांग वाले उसमें पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि देखो, गैस एयर हमारी प्रेशर के साथ भरी हुई है, और पार्टिकल हमने यहाँ मिला दिया। अब एयर हमारी क्या होती है, आपको पता है, रैंडम मूवमेंट करती रहती है, क्योंकि भाई गैस है, वो तो भाई घूमना उसका नेचर ही है। तो हमारे जो पार्टिकल है वो भी यहाँ घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे एक एक्चुएटर और बाल्ब होता है, तो जैसे इसको यहाँ पर प्रेस किया जाता है, हमारी एयर प्रेशर के साथ निकलती है, और वो एयर हमारी क्या करती है, ये जो पार्टिकल है इनको भी अपने साथ यहाँ से निकालती है, और इसको हम यूज़ कर लेते हैं एज अ दवाई की तरह। अब जैसे मान लो अस्थमा इनहेलर पंप होता है ना, उसको हम ऐसे फुसफुस करते हैं, तो ये जो दवाई है ना, वो हमारी एयर के साथ हमारी डायरेक्टली लंग्स तक, यानी कि हमारे जो विंड पाइप है वहाँ पहुँच के हमारे लंग्स तक पहुँच जाती है। तो इस तरह के हमारे ये एरोसोल होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एरोसोल देखा जाए तो ये हमारे एक तरह के सस्पेंशन है, जिसमें जो हमारे फाइन सॉलिड पार्टिकल हैं, वो हमारे फाइन सॉलिड पार्टिकल या फिर कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स भी अगर होंगे, तो वो भी हमारे गैस या एयर में मिक्स किए जाते हैं, और अंदर भरे होते हैं प्रेशर के साथ में। अब इसमें क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल हैं वो लगभग हमारे 0.01 से 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, छोटे होते हैं पार्टिकल। एग्जाम्पल जैसे हमारा फॉग हो गया। अब जो धुआं होता है, या ओस होता है, या बादल होते हैं, इनको आप देखोगे तो क्या आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे एक तरह से हमारे एरोसोल के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है? स्प्रे जो पेंट होते हैं ना, स्प्रे वाले, उसमें भी हमारी एयर गैस भरी होती है, और उसके साथ हमारा कलर भरा होता है लिक्विड वाला। तो जब उसको हम ऐसे फुसफुस करते हैं, तो वो एकदम बराबर मात्रा में पॉइंट निकल के और पूरा उस एरिया पे चिपक जाता है अच्छे से। तो वो स्प्रे पेंट भी हमारे एक तरह से एरोसोल के एग्जांपल होते हैं। अब ये बेसिकली हमारा 3 टाइप का होता है। एक हमारा है लिक्विड एरोसोल, जिसमें जो लिक्विड की ड्रॉपलेट है वो हमारी गैस या एयर के साथ मिक्स होगी। जो मैंने बोला ना कि ये जो पार्टिकल हैं ये हमारे लगे होंगे। अब ये पार्टिकल हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल लिक्विड भी हो सकते हैं, जो एयर या गैस के साथ मिक्स होकर बाहर निकलते हैं। जैसे स्प्रे पेंट हमारा लिक्विड वाला हो गया, अस्थमा इनहेलर पंप हमारा सॉलिड वाला हो गया। तो लिक्विड एरोसोल हमारे, जैसे यहाँ पे स्प्रे पेंट हमारे हो गए, ये लिक्विड एरोसोल हो गया, ठीक है। इसके बाद सॉलिड एरोसोल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल है वो गैस के अंदर डिस्पर्ज होते हैं अच्छे से। उसके बाद मिक्स एरोसोल में क्या है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के पार्टिकल हमारे गैस में मिक्स होते हैं। बाकी जो हमारे एरोसोल हैं वो डायरेक्टली जो हमारा ड्रग होगा तो उसको लंग्स के अंदर डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। एज अ नेजल स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, टॉपिकल प्रिपरेशन इनमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनहेलर्स के बारे में। तो इनहेलर्स हमारी एक्चुअल में क्या है, एरोसोल का ही एक टाइप, एक तरह से मान लो ये एक मेडिसिनल डिवाइस होती हैं जो हमारी दवाई होती है ना, मेडिसिन, उनको डिलीवर करती हैं डायरेक्टली हमारे लंग्स के अंदर।
ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी जो लंग्स की बीमारी, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है उसको ठीक करने के लिए। अब जिसमें क्या होता है कि जो पीपल्स हैं वो इनहेल करते हैं मेडिसिन को, या तो नोज के द्वारा, सॉरी माउथ के द्वारा, या फिर नोज के द्वारा। एग्जाम्पल जैसे अस्थमा इनहेलर पंप हो गया। अब इसमें जो ड्रग होती है वो एल्ब्यूटेरल होती है। एक हमारी ट्रोट्रोपियम ड्रग भी आती है जो हमारी सीओपीडी होती है ना, कॉरोनरी और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो हमारी लंग्स की बीमारी है उसमें भी हमारे ये काम आती है। अब जो हमारे इनहेलर्स हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं। जैसे एक हमारा आता है मीटर डोज इनहेलर आता है, फिर ड्राई पाउडर इनहेलर, नेबुलाइजर, या ब्रीथ। मीटर डोज में क्या होता है, एक फिक्स डोज होती है, जब आप उसको प्रेस करोगे एक फिक्स अमाउंट ऑफ डोज आपकी बाहर निकलेगी, और यही सबसे ज़्यादा हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। नेबुलाइजर बेसिकली आपने देखे होंगे, जो जब सांस नहीं आती, सर्दी होती है, तो हम एक ऐसी लिक्विड फोड़ के डाल देते हैं, वो भाप बनाती है और उसको हम लेके हम डायरेक्टली लंग्स में ले सकते हैं, तो वो नेबुलाइजर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ड्राई पाउडर में बिल्कुल ही सूखे पाउडर यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे ये हमारा होता है एक तरह से इनहेलर, या इसी को हम यहाँ पे एरोसॉल भी एक तरह से मान सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा हमारा कहलाता है कैनिस्टर। इसके अंदर हमारा ड्रग भरा होता है, जो फॉर्मुलेशन है वो। इधर हमारा लगा है मीटर वाल, क्योंकि ये मीटर डोज है, तो यहाँ से एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो सॉलिड होगा, ड्रग होगा, उसको ये फेंकेगा। यहाँ लगा होता है हमारा एक स्टेम है, जो स्टेम मतलब जैसे पेड़ का तना होता है ना, वैसे ये हमारा यहाँ से पाउडर को इधर निकालेगा। ये एक्चुएटर है जो यहाँ से प्रेशर के साथ इधर बाहर निकालेगा, और जैसे ही हम इसको यहाँ से प्रेस करते हैं, यहाँ से जो दवाई है वो हमारी बाहर निकलती है। ये हमारा माउथ पीस होता है जो मुंह में लिया जाता है, जहाँ से पूरा ड्रग हमारा मुंह के अंदर पहुँच जाता है। ये स्प्रे नोजल हो गया, और ये एरोसोल स्प्रे पूरा का पूरा हो गया। तो इस तरह का हमारा पूरा का पूरा इनहेलर यहाँ पे होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअल में क्या होती है, तो पहले अगर हम बात करें कि ह्यूमिडिटी एक्चुअल में क्या होती है, तो जैसे हमारे आपने सुनी होगी कि भाई बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, आर्द्रता हो गई है। ये क्या होता है कि जैसे ही हम जब बाहर इन्वायरमेंट में है, तो हमारी जो हवा चल रही है, ठीक है, अब जब हवा चलती है ना, तो ये हमारे जो एयर की है, इसमें हमारे क्या होते हैं, कुछ पानी की बूंदें ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं, इस तरह हमारे यहाँ पे फंस जाती हैं। तो इनके फंसने की वजह से क्या होता है कि ये बिल्कुल ही गीला, अगर हाथ पे मान लो आपके सूखी हवा लगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके हाथ पे ये हवा लगेगी तो जो पानी है वो आपके हाथ पे चिपकेगा, और पानी जब चिपकेगा तो आपको एकदम लगेगा भाई चिपका चिपका सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा घुटने वाला लगता है। क्योंकि जब आपको सांस लेनी है तो खुले इन्वायरमेंट, जो ड्राई एयर है, वहाँ से आप ऑक्सीजन ईजिली ले लोगे। अब इसमें ट्रैप हो जाता है हर कुछ, तो ईजिली सांस नहीं ले पाते। तो ये हमारी कहलाती है ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हम चेक करते हैं कि हमारा जो आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है उसमें कितनी परसेंटेज ह्यूमिडिटी हमारी प्रेजेंट है। अब जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है कि मान लो एक हमारी एयर की ड्रॉप सिंपल है, अब इसमें कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर भरी जा सकती है। तो जब इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर भर जाती है तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। यानी कि भाई इसमें जितनी हमारी एयर के अंदर जितना हमारा लिक्विड यानी कि मॉइस्चर हमारा भरा जा सकता था उतना यहाँ पे भर गया, तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड एयर। अब एक है जो नॉर्मल है, यानी कि अभी आस पड़ोस के एनवायरनमेंट जितनी हमारी इसके अंदर मॉइस्चर भरी हुई है वो यहाँ पे होती है। तो अगर हम इनका रेशियो ले लें, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक रेशियो है, यानी कि एक फॉर्मूला है, ये क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू द सैचुरेटेड एयर। तो इनटू 100 बाद में हम कर देते हैं। तो जैसे ऊपर हमारा आता था वाटर वेपर प्रेजेंट जितना होगा अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर, और नीचे सैचुरेटेड एयर की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर कितना प्रेजेंट हो सकता है किसी भी ड्रॉप के अंदर। इन दोनों का रेशियो निकाल के हम इसको निकाल सकते हैं, हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता चल जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये हमारी चलो एग्जांपल मान लेते हैं, इसमें हमारी 100 मतलब वाटर ड्रॉपलेट आ सकते हैं, ये हमारा 100 मॉइस्चर हो गया, और इसके अंदर लगभग हमारी जो अभी प्रेजेंट टाइम है वो 20 भरी हुई है। ठीक है, तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो 20/100 इंटू 100, तो इसको कट हो जाएगा, तो लगभग 20% हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल के आएगी, जो एक तरह से नॉर्मल है। अब वहीं मान लो कहीं पे अगर ये 40 डिग्री हो गई, कहीं पे 60 डिग्री हो गई, इसका मतलब क्या है कि 100 भरी जा सकती है और कहीं पे 60 भर गई, तो 60 जब भर जाएगी तो वो 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी, और वो बहुत ज़्यादा घुटन वाला हमारा हो जाएगा। तो आई होप आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी अच्छे से आ गया होगा, क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब बात करें अगर फैक्टर अफेक्टिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, तो देखो आपको पता है कि जो ह्यूमिडिटी है वो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि भाई हमारा ह्यूमिडिटी है क्या, पानी हमारा एयर में फंसा हुआ है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पानी वेपराइज होकर ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा, तो एयर हमारी खाली होना शुरू हो जाएगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। अब क्या है कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या है कि अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ा दें तो भाई ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी हो जाएगी। अब बात करें कि अगर हम क्या करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी में
एयर का जो प्रेशर है वो बढ़ा दें अगर हम, तो अगर एयर प्रेशर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कम होगी, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा यहाँ के जो वाटर लेवल है ये कम होगा, और जितना ये कम, देखो सिंपल क्या है, ये ऊपर है ये नीचे है, यानी कि जो कितना इसमें प्रेजेंट है, तो जितने ज़्यादा इसमें एयर का मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी, जितना कम होगा उतनी कम आएगी। तो ये हो गया हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। अब ये क्यों जरूरी है हमारी फार्मास्यूटिकल्स के लिए, तो स्टेबिलिटी जो टेस्टिंग हम चेक करते हैं उसके लिए, पैकेजिंग स्टोरेज के लिए हम इसको चेक करते हैं। अगर ऐसे स्टोर में हम कर देंगे तो हमारा मटेरियल खराब हो सकता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे जो सूखा एनवायरनमेंट होता है उसमें लगभग 20 से 30% तक हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है। बाकी अब अगर बात करें हम अपने लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, तो देखो लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये हमारा एक बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी कि एक हमारा सॉल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड आपस में एक तरह से मिक्स होते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि देखो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार होता है, वो एग्जिस्ट कर रहा है दोनों फेसेस में। नहीं समझे, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे ये खोल दिया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये लिक्विड लिया पूरा, अब लिक्विड के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ सॉलिड डाल दिए। अब ये जो सॉलिड के पार्टिकल है ना, ये इसमें डिजोल्व नहीं हो रहे हैं। अब आप इसको क्या बोलोगे, क्योंकि कहने के लिए ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है, क्योंकि भाई इसमें लिक्विड है, लेकिन इसमें सॉलिड भी तो प्रेजेंट है, तो कहने के लिए सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो क्या हुआ, तो एक ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है, और इन्हीं कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पे लिक्विड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि एक इसमें पार्ट लिक्विड का है। जैसे अब जैसे हमारा सॉलिड लिक्विड हो गया तो हमारा सस्पेंशन बन गया, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। सॉलिड गैस का देखें तो हमारे ग्रेनुलर्स बन जाते हैं। लिक्विड गैस का अगर देखें तो जैसे हमारी फॉर्म जो होती है ना, फॉर्म आपने शेविंग क्रीम में फॉर्म देखी होगी, वैसे ही फॉर्म झाग बन जाता है। तो वो भी हमारा उसमें हल्का हल्का सॉलिड का पार्ट भी होता है और लिक्विड भी होता है। फिर अगर हम लिक्विड लिक्विड में देखा जाए तो जैसे हमारा इमल्सन बन जाता है, दो लिक्विड आपस में मिक्स हो गए, अब वो मिक्स ही नहीं हुए अच्छे से, इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से मिक्स होते हैं, लेकिन वैसे वो अच्छे से मिक्स नहीं होते। अब इसका एक अच्छे से एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे हमारी शेविंग क्रीम है, तो एक वो हमारा कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होता है जो नॉर्मली अपीयर्स होता है सॉलिड के जैसा, लेकिन जैसे ही उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं वो हमारा फ्लूइड की तरह बन जाता है और फॉर्म भी क्रिएट करता है। अब जैसे शेविंग क्रीम है, नॉर्मली क्रीम में फिल है, अब सॉलिड जैसी है, सेमी सॉलिड जैसी, आप उसको निकाल के आप उसको अपने यहाँ पे दाढ़ी पे लगाओगे, पर उसको रगड़ोगे तो रगड़ते रगड़ते वो एकदम लिक्विड बन जाएगा पूरा, और उसके बाद उसमें से झाग भी आना शुरू हो जाएगा, तो फॉर्म भी बन जाएगा। तो यही हमारे होते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस कुछ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आखिरी ऐसे छोटे मोटे टॉपिक में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब देखो ये क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा शक्तिमान नाटक, तो शक्तिमान में क्या था कि हमारा जो गंगाधर था ना, वही हमारा शक्तिमान था। तो कहने के लिए तो दोनों हमारे एक हैं, लेकिन वो दो फॉर्म में प्रेजेंट है। उसी जैसे हमारे यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वो चाहे वो क्रिस्टलाइन के हों चाहे वो एमॉर्फस के हों, वो सब्सटेंस ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि जैसे कुछ फॉर्म हमारी होती है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म हमारी ये है, तो वो एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जैसे आप सिंपल मान लो, तो यार इसके क्या ही एग्जांपल दो, बहुत हो सकते हैं। जैसे हमारी इलायची होती है, मान लो सब्जी में डालने वाली, तो एक छोटी इलायची है, एक हरी इलायची है, हरी में भी कुछ छोटी आती हैं, हरी में एक बड़ी इलायची भी आती है। उसी तरह कुछ मसाले हो गए, उस तरह कॉपी है, तो एक ऐसी कॉपी, एक लाइन वाली कॉपी आती है, हमारी इंग्लिश वाली कॉपी आती है, हिंदी वाली आती है। तो क्या है कि है नोटबुक, है पेज, लेकिन उसके अलग अलग एक तरह से फॉर्म बन के तैयार हो रहे हैं। उसी तरह कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस फॉर्म हो सकते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और जो इनके अलग अलग फॉर्म बन रहे हैं, जैसे मान लो शक्तिमान था तो उसका एक गंगाधर वाला रूप था, एक शक्तिमान वाला रूप था, तो ये जो फिनोमेना है ये हमारा कहलाएगा पॉलीमॉर्फिज्म, और ये जो गंगाधर और शक्तिमान है ये हमारे कहलाएंगे पॉलीमॉर्फ कहलाएंगे। यानी कि एक हमारा ये गंगाधर पॉलीमॉर्फ हो गया, एक हमारा शक्तिमान पॉलीमॉर्फ हो गया। तो वही है, इट इज द फिनोमेना वेयर कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस फॉर्म। ये पूरा फंडा हमारा कहलाता है, पूरा फिनोमेना हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और जो इनकी डिफरेंट डिफरेंट ये फॉर्म होती हैं, ये हमारी पॉलीमॉर्फ कहलाती हैं। अब ये जो पॉलीमॉर्फ है ये क्यों जरूरी है, क्या है, क्योंकि इनकी पॉलीफॉर्म की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे एग्जांपल देखा जाए, जब शक्तिमान गंगाधर होता था तो भाई घरेलू था, डरपोक सा था, इधर उधर रहता था, और वैसे ही सबके सामने रहता था, तो एक अलग उसका रोल था। जैसे ही वो शक्तिमान बनता है, उसका चश्मा हट गया, रूपरेखा बन गई, और वो भाई किसी से नहीं रहता, सब दुनिया को मतलब ऐसी तैसी कर देगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो अलग अलग पॉलीमॉर्फ होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी हमारी अलग अलग होती हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इसीलिए ये हमारे अलग अलग इसमें आते हैं। एग्जांपल जैसे कार्बोनेट्स हो गया, तो एक ये कैल्साइट में भी प्रेजेंट होता है, एरागोनाइट में भी प्रेजेंट होता है। कार्बन के भी अलग अलग हमारे कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 11 ये आपने पढ़ा होगा। फिर हमारे सल्फोनामाइड होते हैं, ये भी अलग अलग उसमें मतलब पॉलीफॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर कुछ हमारे ऑर्गेनिक सब्जियां, जैसे हमारा थियोब्रोमा ऑयल होता है, कोको बटर, ये भी हमारे अलग अलग उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसके क्या क्या एप्लीकेशन होंगे हमारे, तो जैसे ये ड्रग डेवलपमेंट में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारी उसकी सॉल्युबिलिटी को, बायो
अवेलेबिलिटी को और स्टेबिलिटी को फर्क डाल सकते हैं। अब जैसे वही एग्जांपल मैंने बोला, कोई कार्बन या कोई सब्सटेंस है जिसके 3 अलग अलग रूप हैं, तो हम देखेंगे कि कौन सा जो फॉर्म है जो ज़्यादा स्टेबल है या ज़्यादा सॉल्युबल है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह हम थोड़ा यहाँ पे फार्मेसी में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, हमारी जो फॉर्मुलेशन है फार्मास्यूटिकल्स की उसको भी अफेक्ट कर देता है, और इसके अलावा जो हमारे फार्मास्यूटिकल की क्वालिटी कंट्रोल है उसको भी ये अफेक्ट करता है। तो इस तरह हम यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म समझ आ गया होगा। ये भी लगभग हमारा 2 नंबर में ही आता है। तो डेफिनेशन आप समझ गए, एग्जाम्पल आप समझ गए, तो यही था हमारा इसके बारे में। तो लगभग देखा जाए तो अब हमने क्या किया है कि हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर वाला पूरा का पूरा पार्ट था यहाँ से यहाँ तक, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक सारे के सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन हो गए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स के बारे में, और इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है ऑप्टिकल रोटेशन, और इनके बारे में हम शॉर्ट में बात कर लेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम क्या है, राइट अ डिटेल्स नोट ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। यानी कि अब हमको बात करनी है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब ये क्या होता है एक्चुअल में, तो देखो हमको एक बात पता है कि जैसे कोई भी हमारा जो ड्रग होता है ना, उस ड्रग को हम फाइनली मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसका हम लोग यूज करते हैं। तो जो ड्रग है उसको कौन से डोजेस फॉर्म में डालना है, यानी कि वो सॉलिड डोजेस फॉर्म बनेगा, लिक्विड बनेगा, कि गैसियस बनेगा, कि उसको सस्पेंशन बनाना है, कि पेरेंटल बनाना है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है वो ड्रग किस पे, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो इसीलिए जब भी किसी ड्रग को हमें बनाना होता है तो हमको उसकी पहले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से स्टडी करना होता है। अब ये जब आप 5th सेम में जाओगे, आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 जो हमारा इसी का पार्ट 2 हो गया एक तरह से, उसका पहला चैप्टर है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, उसमें अच्छे से ये सारी बातें आप लोग सीख लोगे। तो सिंपली हमको क्या है कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं कि किसी भी ड्रग की फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो उसी को फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। अब यहाँ मेनली क्या है कि यहाँ पे टोटल, अब ये क्यों जरूरी है, जिससे हम उस ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी एंड बिहेवियर को पता लगा सके कि वो ड्रग हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करेगा, ड्रग को कौन से डोजेस फॉर्म में बनाना है, और ड्रग के बारे में टोटल जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ मेनली जो है 5 तरीके की हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। पहला हमारा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आता है ऑप्टिकल रोटेशन, फिर आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर आता है डायपोल मोमेंट, एंड देन आता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखो, या तो पूरा लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि ये पूरा आपके सामने आ गया, अगर लॉन्ग में आता है तो आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताकर आएंगे, और आपको 10 नंबर के अकॉर्डिंग सारा लिख के आ जाना है, जिसमें मेन हमारा यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, और ये भी हमारे मेन है, पर ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है जो अलग से भी हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या होता है, पहले आपको इसके लिए रिफ्रैक्शन के बारे में समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन क्या है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास सिंपल जैसे हम लोग शीशा देखते हैं या कुछ भी, अगर हम वहाँ पे लाइट को मारते हैं, टॉर्च को मारेंगे, तो वो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी एंगल पे निकल जाती है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन वहीं हम क्या करें कि मान लो हमने शीशे की जगह किसी बॉल या किसी चमकदार सरफेस की जगह हमने क्या किया, पानी में कोई लाइट मारी, मान लो मैंने इस तरह से पानी में लाइट मारी, तो अब क्या होगा कि ये लेनी लाइट ऐसे वापस आने की जगह क्या होगा, उसी पानी में चली जाती है, क्या होती है, पानी में चली जाती है। तो ये वाला कंसेप्ट हमारा कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि जब वो चीज़ हमारी आर पार चली गई है और जाके वो आगे निकल गई, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है, देखो रिफ्रैक्शन तो हो गया, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या होता है। अब देखो ये जो हमारी लाइट जा रही है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो ये हमारी है स्पीड ऑफ लाइट। अब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एट इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब जैसे यहाँ पे जब हमने लाइट पास की, तो अगर एयर में, जैसे अभी हमारा आस पड़ोस का एनवायरनमेंट एयर है, तो जब हमने लाइट पास की तो ये हमारी एयर में गई है, लेकिन जैसे ही हमने किसी पानी में डाला तो एक मीडियम चेंज हो गया। अभी हमारे पास एयर थी, हवा थी जिसमें ये लाइट जा रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पानी आ गया, मान लो हमने पानी में दी तो हमारा मीडियम चेंज हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस हमको ये पता लगाना होता है कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट थी वो हमारी एयर में कितनी थी, अपॉन हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो यहाँ पानी में आके कितनी होगी। तो यही हमारा कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि सिंपल अगर डिफाइन करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन एनी टू मीडियम। कोई भी दो मीडियम के बीच में जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होती है, उनके रेशियो को हम पता लगा सकते हैं। और इससे हम क्या पता और लगा सकते हैं कि जैसे मान लो हमारी लाइट थी, अब यहाँ पे लाइट हमारी मूव कर रही है,
अब यहाँ पे इस लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड है, लेकिन जैसे ही इस लाइट का मीडियम चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे एयर थे, यहाँ पानी हो गया, तो इस जो लाइट थी इसकी स्पीड पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अब जैसे आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3.08 ये होती है। अब जैसे ही वो यहाँ से इधर गई तो क्या स्पीड ऑफ लाइट हमारी बदल तो नहीं गई, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमारी एयर में अलग चलती है, वैक्यूम और एयर में लगभग बराबर होती है। अब जब वो पानी में आई तो भाई कहीं जो स्पीड थी हमारी लाइट की वो चेंज तो नहीं होगी, और अगर चेंज हुई तो कितनी चेंज हुई, इस चीज को हम कैलकुलेट कर पाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से। अब ऐसा होता क्या हो, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फंडा समझ गए कि एक हमारा रेशियो होता है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या इसको बोल सकते हैं एयर, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी मीडियम हो हमारा, चाहे पानी हो, चाहे हमारा ग्लास हो कोई, या प्रिज्म वगैरह होते हैं, तो कोई भी हमारा हो उसमें हम ये देखते हैं, ठीक है। तो एक फंडा समझ गए कि ये हमारा रेशियो वाला होता है। अब ये होता क्यों है, तो ये होता है हमारे उस मीडियम के डेंस होने की वजह से, यानी कि उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ना उसकी वजह से। अब ऐसे डेंसिटी आप जानते हो कि कोई कितना भारी है, जैसे पानी, थोड़ा ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, और पानी और तेल में आपको पता है कि भाई तेल हमारा ऊपर फ्लोट करता रहता है क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे डेंसिटी का फर्क होता है। अब यहाँ पे भी क्या है कि जैसे हमारी एयर है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एयर एक तरह से हमारा मीडियम हो गया। अब जैसे ही पानी आया तो पानी एक हमारा लिक्विड है, और पानी की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है, और देखा जाए तो पानी की डेंसिटी हमारी एयर से तो भारी होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब लाइट यहाँ ट्रेवल कर रही थी तो उसके बीच में कोई भी उसको रोधक नहीं, यानी कि कोई रजिस्ट नहीं कर रहा था, लाइट को कोई रोक नहीं रहा था एयर के अंदर। लेकिन जैसे ही वो पानी में आएगा तो पानी में क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि पानी थोड़ा सा भारी होता है एयर के मुकाबले में। इस वजह से क्या है कि पानी में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो पानी के ही पार्टिकल होंगे, वो इस लाइट को थोड़ा बहुत रोकने का काम करेंगे। और जब लाइट को रोकने का काम करेंगे, इस वजह से क्या है कि लाइट की जो स्पीड है उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, और वही हमको एक्चुअल में यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। तो इस बात से हमको एक ये समझ आ रहा है कि एक हमारा होता है रेरर मीडियम, यानी कि जो हमारा बिल्कुल हल्का होता है, जैसे एयर और वाटर में हमारा एयर हो जाएगा रेरर मीडियम, और पानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो दो तरह के हमारे मीडियम होते हैं, एक होता है रेरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। अब यहाँ देखो ये समझ गए, और हमको बेसिकली क्या करना है कि इसी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, यानी कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। तो इसी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो जब यहाँ से यहाँ जाती है तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है, और उसी चेंज वाली लाइट को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे पता लग जाएगी। अब जैसे सिंपल मान लो कि एग्जांपल मान लो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमारी, देखो जो होती है 3.8 वो तो अलग है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ। मान लो यहाँ पे 10 थी, जैसे इधर गई यहाँ पे 8 आ गई, तो अब हमारे क्या है कि 10/8 लिखो, यहाँ सिंपल की 10/8 हो गया, तो हमको यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी नंबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो मिल जाएगा, और इससे हमको ये पता लग जाएगा कि जो हमारी स्पीड है एयर की वो हमारी लगभग 1.2 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पानी के तुलना में। यानी कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट एयर में है वो पानी के मुकाबले लगभग 1 गुना ज़्यादा तेज चल रही है, 1.2 गुना ज़्यादा तेज चल रही है। तो इस जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यही पता लगाना होता है कि स्पीड ऑफ लाइट में क्या फ़र्क पड़ा, और जो दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो इसके मुकाबले कितनी तेज चल रही है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। यही सारी बातें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमको करनी होती हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो देखो यहाँ तक वैसे हो जाता है, लेकिन हमारे AK-2 के एग्जाम में और भी जगह ये पूछा गया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो समझ गए, लेकिन इसको आप स्नेल लॉ, जो स्नेल लॉ होता है ना, इससे आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। तो एक ये बात हो गई, और इसके अलावा एक हमारा इसमें ये और पूछा जाता है एवीज रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, तो इसको भी मैंने आपको अच्छे से कराया हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि स्नेल लॉ यहाँ पे क्या कहता है। तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे हमको ये तो पता चल गया कि हमारा रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि जैसे हमारा ऊपर कोई भी मीडियम है, मान लो एयर है और नीचे पानी है, तो जब हम यहाँ से लाइट को पास करेंगे तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं, एक हमारा था रेयर मीडियम जो हल्का था, एक था डेंसर मीडियम भारी। और जब हम जैसे यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट और जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो, अब देखो ये मान लो कि हमारी लाइट थी, ठीक है, तो लाइट हमने यहाँ से इस वाले मीडियम पे मारी, तो जब लाइट यहाँ से जाएगी तो वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। मान लो इस लाइट ने इस जगह हिट किया तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लिया, और ये जो परपेंडिकुलर हमें सरफेस से खींचते हैं, और जब सरफेस से परपेंडिकुलर खींचा तो इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। अब दो बातें हैं, बिल्कुल सिंपल है, आपको याद रखनी है। जैसे ही हमारा जो लाइट है, क्या है, हमारी लाइट है वो अगर हमारी क्या है, रेरर से डेंसर की तरफ जा रही है, किससे, रेरर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो जो हमारी लाइट है वो हमारी मूव करती है या बेंड करती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ। और जब हमारी जो लाइट है वो डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है, तब जो हमारी लाइट है वो बेंड करती है
अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। अब इसका याद रख लो, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। रिफ्रैक्शन में केवल इतना नहीं था कि जो हमारी लाइट आई वो यहाँ पास होगी, रिफ्रैक्शन में ये काम भी हो रहा था कि जब हमारी लाइट आ रही थी तो वो थोड़ी बेंड हो जाती है, और जो वो बेंड हो जाती है ना, वही एक्चुअल में हमारा मेन रिफ्रैक्शन है। यानी कि रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब हमारी जो लाइट थी वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है तो जो लाइट है वो हमारी बेंड हो जाती है, और इसकी स्पीड ऑफ लाइट में भी फर्क पड़ता है। तो ये दोनों ही फंडे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होते हैं। अब जो बेंड है वो कैसे होती है इसको समझना है। तो जैसे हमने यहाँ पे पास किया तो इधर हमारा रेयर था, इधर डेंसर। तो जब लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाती है तो जो लाइट है वो हमारी नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। अब जैसे ही नॉर्मल देखा जाए तो लाइट इधर गई। अब भाई इधर से इधर ही तो निकलना चाहिए था लाइट को, लेकिन वो क्या हो गई कि वो नॉर्मल, यानी कि ये नॉर्मल है, इसकी तरफ मूव कर रही है, और जो हमारा एंगल था वो इधर बना, यानी कि अब ये इधर मूव करा। अब यही काम यहाँ उल्टा हो जाएगा। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, पानी से लाइट को पास कर रहा हूँ और इधर एयर में जा रहा है, तो जब मैंने इधर से पास किया तो इसका नॉर्मल ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब डेंसर मीडियम, यानी कि ऊपर वाला डेंसर था, ये रेयर था, तो जब डेंसर से रेयर में मूव करेगा तो जो मेरी लाइट होगी वो क्या होगी, अवे द टूवर्ड, यानी कि जो नॉर्मल है इसके बिल्कुल अपोजिट में मूव कर जाएगी। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना याद करो कि जब हल्के से भारी में आएगा तो हल्के से भारी में आ रहा है तो रुकावट आ रही है तो नॉर्मल की तरफ, हल्के से भारी में नॉर्मल की तरफ, और भारी से हल्के में नॉर्मल से दूर, हल्के से भारी में नॉर्मल की तरफ, भारी से हल्के में नॉर्मल से दूर। ये काम आप समझ गए, यानी कि कैसे मूव होता है। ठीक है, अब समझो कि स्नेल लॉ एक्चुअल में क्या कहता है। तो स्नेल लॉ में क्या था कि जब यहां से हम इधर पास कर रहे थे तो नॉर्मल से मिला के एक हमारा एंगल बन रहा था, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब इधर गए तो एक हमारा एंगल इधर बन रहा था, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल लॉ एक्चुअल में क्या कहता है कि स्नेल लॉ इज डिफाइंड एट इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि वही काम था जो हमने यहाँ किया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एक्वियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये हमारा हो गया। यहाँ हम क्या कराएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो हमने डाला तो वो एंगल। अब ये एंगल कब बनेगा, जब हमारी लाइट इंसिडेंस की जाएगी। तो वही बात है ना कि जो एंगल लाइट इधर स्पीड है वही हम यहाँ पे एंगल है, और दूसरा एंगल हमारा है रिफ्रैक्शन का जो मीडियम के अंदर है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के ये बिल्कुल सिमिलर है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए स्नेल लॉ ये आया। तो स्नेल लॉ ने सिंपली क्या बोला कि ये हमारा एक रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दोनों का मतलब होता है, और ये साइन में लिया जाता है। साइन कॉस थीटा आपने देखा होगा, तो यहाँ पे ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो साइन आर है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन आर, और ये हमारा बन के चला जाता है स्नेल लॉ। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको लगभग सेम मिलेगी जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मिलती है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जो है स्नेल लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने फायदा क्या किया, अगर हम क्या करें कि मान लो मैंने ये एंगल लिया, अगर मैं इस एंगल से ले लूंगा और इधर जाके फिर मेरा ये इधर बन जाएगा तो थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन ये इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप चाहो इधर ले लो चाहे इधर ले लो, ओवरऑल आपका जो एंगल बनेगा वो यही आएगा, यानी कि आपके इसी के बराबर आएगा। यानी कि जो लाइट है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरे मीडियम, इसी के बराबर आपका हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो जो बात है आपको बताई थी वही सारी यहाँ लिखी हुई है। और अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें कि वाटर के रूप में, तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर अपॉन वाटर, ऊपर हमारी स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है, फिर नीचे वानी में कितनी है, और यही है। बाकी ये और भी हो सकता है, ग्लास ऑफ वाटर, जैसे एयर से पानी हो गया, प्रिज्म हो गया। अब एग्जाम्पल कुछ जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे एयर का होता है 1.003, पानी का होता है 1.333। अब देखो एयर और वैक्यूम ये लगभग बराबर होते हैं, यानी कि देखो 0003 पे जा रहा है, इसीलिए एयर और वैक्यूम को लोग मतलब लिख लेते हैं बराबर सेम सेम। पानी के साथ अगर करोगे तो 1.333 जा रहा है, ग्लास के साथ 1.5 से 1.9 तक, और डायमंड का होता है 2.40। तो इसमें ज़्यादा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए ये वैल्यू कैसे आई है, तो ये मान लो कि ऊपर हमारा वैक्यूम है, नीचे हमने एयर रखी, तो हमारा सिर्फ इतना फर्क आया। ऊपर हमारी वैक्यूम या एयर है, नीचे हमारा पानी रखा तो 1.33 आएगा। ऊपर हमारा वैक्यूम या एयर है, नीचे हमने ग्लास रखा तो हमारा 1.5 से 1.9 के बीच आएगा। ऊपर हमारा एयर है, नीचे हमने डायमंड रखा तो 2.42 के बराबर आएगा। तो ये इस तरह से हमारी वैल्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसी तरह हमारी ये वैल्यू निकली हुई है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे टेम्परेचर हो गया, वेवलेंथ हो गया, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सभी हमारे चेंज करते हैं। डिपेंड कितना क्या करते हैं वो हमारे पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे अब हमारे पास आता है मेन चीज क्या है, एवरेज रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। अब वैसे तो ये इतना नहीं आता है, एक आध बार एग्जाम में पूछा गया तो मैंने यहाँ आपके लिए दे दिया कि भाई एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख कर आओ, छोड़ के कुछ नहीं आना है आपको। तो अब मैं आपको डायरेक्टली यहीं से पूरा
पूरा समझा देता हूँ, बाकी की कहानी आप यहाँ देख के लिख लेना। तो ये ना हमारा जैसे पूरा प्रिज्म होता है, एक अच्छे से पूरा होता है, यहाँ पे आपको मैं शो कर दूंगा। तो ये सिर्फ उसके अंदर का फिनोमेना है कि ये चीज़ आखिर काम कैसे करती है। तो सिंपल समझो कि यहाँ पे होते हैं दो प्रिज्म, एक हमारा ये है मीजरिंग प्रिज्म, ये हमारा होता है इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म। अब ये जो प्रिज्म है ना, ये थोड़े इस तरह के होते हैं, जैसे ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला हो गया। तो देखो बीच में जगह होती है ना, ऐसे फिक्स हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो जगह है, वहां पे हमें जो भी सैंपल होगा जिसकी हमको चेक करनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको लिख देते हैं, उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं, चाहे वो पानी हो, ग्लास का हो, एयर का हो, जो भी लिक्विड का। जैसे हमें तो वही फार्मास्यूटिकल्स में क्या है, हमें तरह तरह के जो लिक्विड्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना होता है। तो जो भी लिक्विड हमें देखना होगा, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे पानी हो, चाहे वो अल्कोहल हो, जिसका भी हो, हम यहाँ पे उसको फिल कर देते हैं, देन हम इसको चेक करते हैं। तो पहला काम क्या है, इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म और मेजरिंग प्रिज्म के बीच में हम क्या करेंगे, अपने सैंपल को फिल कर देंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा टेलीस्कोप कहलाता है, और इसके अंदर हमारे लगे होते हैं कंपेंसेटर लगे होते हैं। और इधर जो आपको सर्कुलर दिख रहा होगा, ये इस तरह का एक स्केल होता है। हम इसको फिट कब कर देते हैं, जब ये हमारा बिल्कुल यानी कि आधा हमारा ये शैडो में हो, आधा हमारा लाइट में हो। उसके बाद यहाँ पे आपको रीडिंग दिख रही होगी 1.39 टू 1.4, तो ये रीडिंग आपको बता देगी एंड में कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। आपको कुछ करना ही नहीं भाई, डायरेक्ट बना बनाया खेल है, बस आपको यहाँ पे सैंपल डालना है और यहाँ से आप बिल्कुल चेक कर सकते हो कि कैसा क्या है। अब ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा जूम कर दिया था, आप समझते कि भाई ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे सैंपल को फिल कर देंगे, और जब सैंपल को फिल कर देंगे तो जो इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म है, यहाँ से हमारा लाइट सोर्स लगा होगा, तो ये इल्यूमिनेटिंग का क्या, इल्यूमिनेट करता है यानी कि चमकाता है। जब हम यहाँ से चमकाते हैं, लाइट करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे दो फंडे होते हैं, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब जैसे ये सैंपल है, तो जो लाइट यहाँ से पास हुई वो सैंपल को पार करके आगे जाएगी, तो मीजिंग इस वाले प्रिज्म में चली जाती है। अब देखो क्या होता है कि एक तो हमारा होता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, और एक हमारा होता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि देखो कुछ पार्ट हमारा इधर जाएगा, तो दूसरे वाले प्रिज्म में लग के वो रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारा वापस आ जाता है। क्यों वापस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा उल्टा काम हो रहा है। क्योंकि देखो ये जो हमारा है प्रिज्म है, इसकी डेंसिटी हमारी हाई होती है, पानी किसी भी लिक्विड के मुकाबले हमारे प्रिज्म की डेंसिटी हाई होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला पेज कहाँ गया, कि जब हमारा जो लाइट है वो जब डेंसर से यानी कि हाई डेंसिटी से लो की तरफ मूव करेगा, तो ये हमारा क्या गया, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारे जो क्रिटिकल वाला टेम्परेचर है, ये हमारा बहुत लार्ज हो जाता है। यानी कि इसमें क्या है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है आर इज ग्रेटर देन हमारा जो इंसिडेंस ऑफ एंगल है, और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे हमारा टोटल रिफ्लेक्शन भी हो जाता है। तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो तो हमारा वापस आ गया, यानी कि इधर से गया रिफ्लेक्शन होकर वो हमारा वापस सैंपल की तरह इधर आ जाता है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारा रिफ्रैक्ट हो गया, यानी कि इस सैंपल को पार करके जो रिफ्रैक्ट हो गया, वो हमारी इधर चली जाती है, और जब वो इधर जाएगी तो अंदर अंदर हमारे इधर गई। अब कंपेंसेटर में देखा जाए एक तरह से हमारे जो प्रिज्म ही होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर इसका कहीं एंगल इधर उधर तिगड़म बिगड़म होता है, तो देखो यहाँ पे ये कितने सारे प्रिज्म है, ये क्या करते हैं, इनको एकदम लेवल में ला ला के एक यहाँ पे फिक्स वैल्यू ले आते हैं, और इसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम इस पर मेजर कर लेते हैं। तो ये जो पूरा टेलीस्कोप है जिसके अंदर कंपेंसेटर ये सब लगा हुआ है, इनका मेन काम यही है कि ये हमारे कैलकुलेट यानी कि मेजर करते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है। अब देखो ये जो काम करता है किस पे ना, जो हमारा अभी स्नेल लॉ हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या हो रहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जा रहा है वो, और यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जा रहा है वो, उन दोनों को इस्तेमाल करके यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, इनका इस्तेमाल करके जो फाइनल आउटपुट वैल्यू है वो हमको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। अब देखो अंदर मीजरिंग कैलकुलेट ये सब मशीनी काम ऑटोमेटिक करता है, तो आपको इतना कुछ दिमाग मारना ही नहीं है इसमें। सिंपल आप यहाँ सैंपल डालो, ये करो, यहाँ से लाइट के भी इतना लिखना, लाइट सोर्स यहाँ से पास की जाएगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, सोडियम वेपर लैंप हो गया, इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म उसको पास करेगा, उसके बाद यहाँ से लाइट पास होकर रिफ्रैक्ट होकर आगे चली जाएगी, कुछ रिफ्लेक्शन में टोटल इंटरलेशन वापस आ गया, रिफ्रैक्ट होकर इधर चली गई, जो रिफ्रैक्ट होकर मीडियम प्रिज्म से गई है वो हमारी कंपेंसेटर के द्वारा जो कोई एरर होगा उसको फिक्स कर दिया जाएगा, टेलीस्कोप के द्वारा उसको मेजर करा जाएगा, और इसको मेजर करने के लिए स्नेल लॉ लगता है, और वो लॉ लग के यहाँ पे क्या करेगा, फाइनल रीडिंग हमको इधर दे देगा कि कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हमको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो ये होता है हमारा एबी रिफ्रैक्टोमीटर, जो इस तरह से यहाँ पे काम करता है। बाकी ये इसका जो प्रिंसिपल है वो एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा स्नेल लॉ पे हमारा डिपेंड करता है। तो जब लाइट पास की जाएगी सैंपल के थ्रू, इसमें से बाकी सब मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है जो बैंड होगी, और सेकंड मीडियम, और इसके बाद टेलीस्कोप में जाके उसको हम मेजर कर लेंगे, और कुछ रिफ्लेक्ट भी होती है उसको बाद में जाने दो, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमारी क्या है कि इसमें एक लाइट सोर्स है,
प्रिज्म टू होल्ड द सैंपल है, यानी कि एक लाइट सोर्स है जो करेगी, प्रिज्म है जो सैंपल को होल्ड कर रहे हैं दोनों, टेलीस्कोप है जो मेजर कर रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, और सर्कुलर स्केल है और कंपेंसेटर है। स्केल तो हमें बताएगा कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और कंपेंसेटर कोई भी एरर आता है या उनको सीन में लेके आने का काम करता है। वर्किंग भी वही है, प्रिज्म हमने रखा है, सैंपल हमने प्रिज्म मतलब प्रिज्म के अंदर सैंपल को रख दिया, लाइट सोर्स को हम पास करेंगे इल्यूमिनेटिंग के द्वारा, सैंपल से होते हुए जाएगी, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा उसको टेलीस्कोप मेजर करेगा, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स उसको रीड करेगा, और सारी वही कहानी है यार। एडवांटेज क्या है, हाई एक्यूरेसी है, आसान है पढ़ने में, कॉम्पैक्ट डिजाइन है इसका, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है हमारे पूरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उसको एक बार देखें तो ये हमारा जो एपीआई होते हैं मेन सब्सटेंस, उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसकी प्योरिटी में काफ़ी डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो हमारा कोई सब्सटेंस है उसमें मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है उसको एनालाइज करने में हेल्प करेगा। फिर हमारी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है उनकी स्टेबिलिटी को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम कोई नई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं तो उस टाइम हमारी उसकी जो स्टेबिलिटी है, बायोबिलिटी है, एफिकेसी है, उनको चेक करके इंप्रूव करने में, डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। तो अब चाहे ये आपके 10 मार्क्स में आए चाहे कितने में भी आए, आप इसको अच्छे से करके आ सकते हो। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल ही होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आपको बताया कि हमारी एक लाइट होती है, अब यहाँ पे सारे ही रफ पेज भर गए, तो हमारी नॉर्मल कोई भी लाइट है, ठीक है, तो ये जो हमारी लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती हैं, लेकिन ये हमारी इधर भटक रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी प्रिज्म का यूज़ करते हैं तो प्रिज्म क्या करेगा, इन सब लाइट को लेके एक सिंगल लाइट हमारी निकाल देता है, और इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, ठीक है। और इसको इससे हम इस वाले साइन से इसको डिनोट करते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमारी पीपीएल बन गई, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सैंपल रखते हैं, और जब हम इस लाइट को किसी भी सैंपल से पास करेंगे तो अगर वो सैंपल क्या करता है, जो हमारी लाइट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये वैसे सीधी जानी चाहिए, तो अगर सीधी चली गई तब तो ये जो हमारा सब्सटेंस होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर क्या करे कि ये लाइट को सीधी की जगह या तो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दे या इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया यानी कि पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर देगा तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड, ये हमारा हो गया नेगेटिव। और अगर ये रोटेट करा, चाहे वो डेक्स्ट्रो करे चाहे वो लीवो करे, ये हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। तो दो तरह के हमारे कंपाउंड हो जाएंगे, एक होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर उसने रोटेट कर दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव है, रोटेट नहीं कर पाया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब इसमें भी जो रोटेट करने में अगर इसने क्लॉक वाइज किया रोटेट तो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एंटी क्लॉक वाइज किया तो हमारा लीवो रोटेटरी है। तो यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि जैसे कोई भी हमारा सब्सटेंस है जो यहाँ पे सैंपल था वो कितना एबल है किसी भी लाइट को, जो हमारी प्लेन पोलर लाइट है उसको रोटेट करने के लिए, तो वही हमारी कहलाती है ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। ये एक पूरा फिनोमिना हो गया जिसमें क्या होगा, कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा वो लाइट को रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर उसने रोटेट कर दिया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव में भी दो बार है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज किया तो लीवो रोटेटरी। ये पूरा सिस्टम आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, और नहीं कर पाया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, बहुत सिंपल है ये वाला। एप्लीकेशन क्या है, ये कोई भी जो ऑप्टिकली आइसोमर्स हमारे होते हैं ना, इनहेंसियोमर वगैरह, ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ लिया होगा पहले, उनके चेक करने में ये हमारी बहुत हेल्प करता है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। हमारे जो सब्सटेंस की प्योरिटी है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब इसके अलावा देखा जाए तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसमें भी हमारी ये हेल्प करता है। अब इसके साथ एक तो चीज़ और पूछी गई थी, वो था हमारा पोलैरीमीटर के बारे में। तो पोलैरीमीटर एक्चुअल में हमारे एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करता है कि वो है या नहीं है, और है तो कितना क्या कैसे है। तो ये मोस्टली हमारा फार्मास्यूटिकल्स में, केमिकल, फूड इंडस्ट्री में, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी और कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए, किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑप्टिकल रोटेशन, उसी पे डिपेंड करता है। जहाँ पे कोई भी जो सब्सटेंस होगा वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा, क्यों, क्योंकि उसका असिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। अब सिमेट्रिक असिमेट्रिक आपको ऑर्गेनिक में सारा कुछ पता है, बस इतना मान लो जैसे अगर हमारा ये ए है तो इससे डिफरेंस होगा हमारा ये वाला ए, इसी जैसा होगा लेकिन ये इससे डिफरेंस होगा हल्का, और ये लाइट को पास नहीं करेगा और ये पास कर देगा। तो हल्का बहुत डिफरेंस होता है उसके स्ट्रक्चर में, उसी डिफरेंस की वजह से वो लाइट को रोटेट कर पाता है, और इसी से हम उसकी पहचान कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो एंगल, देखो ये तो हो गया कि भाई ये क्या कर रहा है,
रोटेट कर देगा। अब इसका मेन रोल क्या है कि भाई हम आखिर चेक क्यों कर रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ रोटेशन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड द पाथ लेंथ ऑफ लाइट। और इसकी वजह से क्या है कि अगर हम एंगल ऑफ रोटेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन से, तो अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन को पता लगा लें तो हम उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को भी पता लगा सकते हैं, और ये तो हमको पता चलेगा ही कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है आपको यहाँ दिख रहा होगा, पूरा इस तरह का होता है, जो उधर था ना उसी तरह का होता है। एक हमारे पास हाई इंटेंसिटी का बल्ब है, ये इसमें से निकली है हमारी अनपोलराइज वाली लाइट, ये हमारा होता है एक पोलराइजर, और ये इस लाइट को लेगा और लाइट को लेने के बाद ये इसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट में। अब ये हमारा होता है पोलरिमेट्री सेल, जिसके अंदर हमारा सैंपल भरा होता है। तो ये लाइट इसमें से होते हुई जाएगी, और जब इसमें से होते हुई जाएगी तो अगर इसने लाइट को रोटेट कर दिया तब तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर नहीं कर पाया तो ये भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। तो पहला काम होता है कि ये चेक करता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, और दूसरा काम क्या है कि अगर रोटेट कर दिया तो यहाँ पे लगा होता है एक एनालाइजर, जो चेक करेगा कि भाई जो रोटेट लाइट हुई है वो किस एंगल पर रोटेट हुई है, और उस एंगल के रोटेट होने को हम यहाँ पे डिटेक्टर से कैच कर लेंगे, और जिस एंगल से रोटेट हुई है उसी एंगल की दम पर हम उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को और सब्सटेंस के लाइट की पाथ लेंथ को भी पता लगा सकते हैं। तो ये इसका फायदा होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये हमारा लाइट सोर्स होता है, इसमें एक पोलराइजर है जो लाइट को कन्वर्ट करेगा, सैंपल ट्यूब है जो सैंपल को होल्ड करेगी, एनालाइजर है जो पोलराइज जो फिल्टर है क्या करेगा, जो एंगल ऑफ रोटेशन है यानी कि कितनी रोटेट हुई लाइट उसको मेजर करेगा, और एक स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है, जो इंडिकेट करता है एंगल ऑफ रोटेशन को कितना क्या हुआ। वर्किंग के बारे में बात करें तो भैया लाइट सोर्स यहाँ से पास करेंगे, उसके बाद पोलराइजर इसको कन्वर्ट कर देगा, फिर यहाँ से ये सैंपल इसको पास करेगा, लाइट को रोटेट करेगा, एनालाइजर उसको मेजर कर लेगा। यही सारी बातें जो उधर बताई थी वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा पूरा ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में, थोड़ा अच्छे से हमने बताया, यानी कि कुछ भी नहीं रह गया, एग्जाम में आएगा तो आप इसको भी लिख के आ सकते हो। अब हमारे 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और रह गए हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो ये कुछ ऐसे टर्म्स है ना जो कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, और वैसे तो 2 नंबर में ही आता है तो लोग फॉर्मेलिटी ही पूरी करते हैं, तो थोड़ा बहुत हम फॉर्मेलिटी के अलावा इसको समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक हमारा कुछ इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी उसी से कनेक्टेड है। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लो कोई भी हमारा सब्सटेंस है, अब यहाँ पे हमने मान लो एक ये कोई भी मेटल का ले लिया, वैसे कोई हमारा सब्सटेंस हो गया, जैसे हमारे कोई ड्रग हो गया, कोई केमिकल हो गया, तो उनमें भी भाई इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ा बहुत इधर होता रहता है, जैसे पानी भी भाई इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो उसी तरह मान लो कि हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई भी हमारा सब्सटेंस है, अब ये कितना एबल है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने में और उसको इधर से उधर ट्रांसफर करने में, इसको हम चेक करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मदद से। यानी कि एक्चुअल में क्या करता है कि ये स्ट्रेंथ बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है कि वो कितनी है। अब उसको कैसे बता सकते हैं हम, तो वो बता सकते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मदद से। अब ये बताते कैसे हैं, तो यहाँ पे हम कंपेरिजन से बताते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि ये भी हमारा क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द मटेरियल। अब जैसे मान लो ये मटेरियल है, तो अब मान लो कि मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ खुले में यानी कि इन्वायरमेंट में कितना है वो अपॉन मैंने अगर इस मीडियम में पास किया, तो इस मीडियम में वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना मजबूत होगा उसका। तो इन दोनों का रेशियो निकल के हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन जाता है। अब लोग ना इस बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको थोड़ा ड्राइव करके मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा इसको या तो हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि भी कांस्टेंट है, या हम इसको एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे मान लो कोई भी हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि चार्ज हो गया, तो यहाँ पे जो पास होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब ये थोड़ा फिजिक्स का मामला है, आपसे दूर जा रहा होगा, आप सिंपल समझ लो। तो जैसे हमने ये चार्ज पास किया, तो हमें आपको पता है 2 कंडीशन है, एक है वैक्यूम या एयर में। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम या एयर में पास करेंगे, तो हम इसको मान लेते हैं कि हमारा एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारा किसके लिए, वैक्यूम या एयर के लिए। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये तो आपको बताइए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब इन मीडियम अगर हमने किसी मटेरियल में या किसी मीडियम में पास किया, तो F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये तो अब हमें क्या करना है कि ये क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द मटेरियल। तो हमें इन दोनों को अपोज में करना है, यानी कि एयर अपॉन मीडियम। अब अगर हम इसको कट करेंगे, ये तो पूरा कट हो जाएगा, इधर से ये भी कट हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 ऑफ एप्सिलॉन नॉट, देखो ये कैसे होता है हमारा कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये हमारा क्या है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन।
अब अगर इनको हमें एवरेज वो बनाना है रेशियो में, तो ऐसे हम करते हैं, यानी कि इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है। तो अगर इसको हम निकालेंगे तो देखो ई नॉट, सॉरी, ई हमारा ऊपर चला गया और ई नॉट हमारा सिंपल नीचे आ जाता है। तो अब जो हमारा ई ये बनेगा, ये हमारा बनेगा इस तरह, यानी कि देखो ये ऊपर आ गया ना, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था। तो ई आर इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह आता है। तो ये जो एप्सिलॉन है ये इसको हम मीडियम में लिख सकते हैं, तो ये हमारा मीडियम वाला है, एप्सिलॉन इन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन इन ये। अब जो ये एप्सिलॉन है इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं, यानी कि एबिलिटी बोलते हैं, कि ये सब्सटेंस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर कर सकता है। तो अब अगर हमारा क्या बनता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम, यानी कि ऊपर वैक्यूम आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे दोनों कट हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे फोर्स का रेशियो लेते हैं, सिर्फ इसका नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो इसका एक पार्ट है ना, एक्चुअल में पूरा फोर्स तो हमारा ये अप्लाई हो रहा है। तो जब हमने इसको लिया और सारा काटने के बाद हमारा ये बचेगा, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस तरह आएगा, और इस चक्कर में ये हमारा 1 ये था, तो ये ऊपर चला जाता है, और इसलिए हमारा ये इस तरह का फॉर्मूला बन के आता है इसका। तो आई होप आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया होगा, और आपका ये पूरा बन गया होगा। और ये होता क्या है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये हमको ये बता रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जो करंट होगा या चार्ज होगा, वो हमारा एयर में, यानी कि खुले एनवायरनमेंट में कितना है, और इसमें जो हमारा मटेरियल है उसमें कितना होगा। ठीक है, अब और एग्जाम्पल की मदद से ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले ये समझ लो, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे ई आर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम है या एयर में हो गया, और ये हमारा हो गया मीडियम में, इसको चाहे एम लिख लो। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये किसी भी जो हमारा सॉल्वेंट होगा, कोई लिक्विड होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी को ये अफेक्ट करता है। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे जो हमारे एप्लीकेशन ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक या इनका इस्तेमाल होगा, उनमें ये हमारा काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बताएगा। अब एग्जाम्पल समझोगे, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है कि जो पानी है हमारा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। अब देखो 80 है, और जो हमारी हवा है, एयर, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ 1 होता है। यही रीजन है कि जैसे अब मान लो यहाँ पे ये एक तार पड़ा है खुला, ठीक है। अब ये जब खुला तार पड़ा है, तो यहाँ पे अगर मैं उंगली करूंगा ना, तब भी मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी बहुत प्योर है, यानी कि एयर में सिर्फ मेरी 1 होती है। लेकिन अगर इस तार को मैं पानी में डाल दूं, और उस पानी में अगर मैं अपनी उंगली डालूंगा, तो भाई मुझे 100% करंट लगेगा, क्योंकि पानी में क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, यानी कि बहुत गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमको ये भी बता रहा है कि भाई जो करंट है वो किस वाले मीडियम में ज़्यादा लग रहा है। और यही तो हमको जानना था एक्चुअल में, कि इट इज द मेजर ऑफ मटेरियल एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना रखता है। तो पानी बहुत ज़्यादा रखता है और एयर में बहुत कम होता है। तो आई होप आपको ये पूरा फिजिक्स की तरह पूरा ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डायपोल मूवमेंट के बारे में। तो डायपोल मूवमेंट एक्चुअल में सिंपल है। ये तो क्या है, इट इज डिफाइंड एट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस विद इन द मॉलिक्यूल। अब जैसे मान लो कोई भी हमारा मॉलिक्यूल्स है, तो जैसे मान लो ये है, और अगर इसमें 2 चार्ज हैं, Q प्लस Q माइनस है, और इधर हमारा क्या है, इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना है। तो जो डायपोल मूवमेंट है वो सिंपल ये कहता है कि ये जो दोनों चार्ज है ना, इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होता है कि कितना है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ये मैग्नीट्यूड है, तो इनका 1 1 है, तो टोटल 1 आ जाएगा। तो इनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसके मल्टीप्लाई बाई इनका जो डिस्टेंस है बीच का, वो तो वही तो है। और इसको डिनोट करते हैं म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू, जो हमारे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू आएगा। तो क्यू हो गया हमारा मैग्नीट्यूड दोनों का, इंटू आर हमारा ये डिस्टेंस है, इंटू मतलब ये हमारा मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा डायपोल मूवमेंट हो गया, वेयर म्यू हमारा डायपोल मूवमेंट है, क्यू हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और आर हमारा डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज है। अब इसकी यूनिट हमारी होती है डी, बड़ी कैपिटल डी, इसको डेवाई बोलते हैं, या इसको कूलाम्ब मीटर भी बोलते हैं। तो इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे हमारे जो पानी ले लो, H2O ले लो, तो उसका जो डायपोल मूवमेंट है वो हमारा 1.85 डी के बराबर करीब होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इसकी तरफ आ जाते हैं। इस वजह से इस पर माइनस के 2 चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिस वजह से हमारा ये बनता है। ठीक है, तो इसका अगर ओवरऑल चार्ज देखोगे तो 0.4 के बराबर होगा, और बाकी इस पे हम डिस्टेंस मेजर करके हमारा ओवरऑल जो है वो लगभग 1.85 के बराबर डायपोल मूवमेंट निकल के आएगा। तो डायपोल मूवमेंट कुछ नहीं है, जो हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस हम ले लेंगे। उसके बाद ये चार्ज टोटल कितना है, इस चार्ज को ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम करेंगे तो हमें डायपोल मूवमेंट मिल जाता है। कुछ अलग नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें कोई दूसरे देश की हैं, ये भी वही हैं जो आपके आस पड़ोस की चीज़ें होती हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो डायपोल मूवमेंट है उसका
का फार्मेसी में क्या रोल है, क्या एप्लीकेशन है। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2 नंबर में कि डायपोल मूवमेंट क्या है और फार्मेसी में उसके क्या रोल है, ये आपको लिखना था। तो इट हेल्प टू डिजाइन ड्रग विद ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर हम क्या करेंगे कि डायपोल मूवमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो जो बेस्ट प्रॉपर्टी होगी, ऑप्टिमल कंडीशन होगी, उसका इस्तेमाल करके हम ड्रग को डिजाइन कर सकेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो ये हमारे ड्रग की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ड्रग की पानी के अंदर या बाकी सॉल्वेंट के अंदर। इसके अलावा जो हमारा ड्रग है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, उसको डिफरेंशिएट करने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है डायपोल मूवमेंट हो गया था, डायलेक्ट कांस्टेंट, पोलर जो हमारे पानी वाले उनमें काफी हाई होता है, नॉन पोलर में नहीं होता है, इससे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डायपोल मूवमेंट आल्सो हेल्प करता है जो पोलर ड्रग है उनको पानी के साथ इंटरेक्ट करने में, उनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारा। इसके अलावा जो हमारे नॉन पोलर ड्रग हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा ये हमारी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। अब देखो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है इसको पहले समझ लो। अब जैसे डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, जैसे कोई चीज़ हमारी टूट जाती है या फिर बढ़ जाती है, जैसे H2O है तो H2O का अगर डिसोसिएट करना हो तो हमारा किस में जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रूप है, और ये हमारा क्या है, इनका डिसोसिएट वाला रूप है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आइंस बोलते हैं। इसीलिए इसको कई बार आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये आइंस में टूट रहा है। अब कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है, जैसे हम कुछ भी करते हैं ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के वहाँ कांस्टेंट जोड़ देते हैं, उसी तरह क्या होता है कि जब हम इनको यहाँ पे डिसोसिएट कर रहे हैं तो डिसोसिएट होने की कितनी ताकत है, जैसे पानी है तो पानी को जब हम H2O को यहाँ पे डिसोसिएट कर रहे हैं तो इस पानी की कितनी एबिलिटी है अपने आप को डिसोसिएट करने के लिए, यही उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे और लिखें तो इट इज द एबिलिटी यानी कि ताकत ऑफ सब्सटेंस टू डिसोसिएट इनटू आइंस, यानी कि वो अपने आप को आइंस में तोड़ने की क्षमता कितनी ज़्यादा रखता है, जितनी ज़्यादा रखेगा उतना ज़्यादा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। दैट्स वाई इसको आल्सो हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये आइंस में डिसोसिएट होता है। ये समझ गए। अब इसको हम जो है के डी से डिनोट करते हैं, वैसे तो के मेन होता है, डी हमने डिसोसिएशन के लिए लगा दिया। बाकी ये 2 तरीके का होता है, एक होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि अगर हम किसी एसिड को, जैसे हमारा कोई एसिड HCl ले लो, तो HCl एक एसिड है, तो जब HCl को हम यहाँ तोड़ेंगे तो ये हमारा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में जाएगा। और H पॉजिटिव और Cl देखो इसको बनाते कैसे हैं मैं बताता हूँ। जैसे हमारा HCl है तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में जाएगा, और इसको बनाना हो तो ऊपर H पॉजिटिव इधर Cl नेगेटिव, ये दोनों ब्रैकेट में, और नीचे हमारा आ जाता है पूरा का पूरा HCl, और इधर हमारा क्या बन जाएगा जो Ka इज इक्वल टू, तो ये जो हमारा बन के आता है ये होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहीं बेस के लिए बनाना हो बी के लिए मान लो, तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं NaOH को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा Na पॉजिटिव, इधर हमारा OH निगेटिव, और नीचे हमारा आ जाएगा NaOH। तो इस तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो NaOH हमारा कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव में प्लस OH निगेटिव में टूटता है। तो इस तरह ये हमारा बन जाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये हमारा बन जाएगा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस तरह हमारे ये 2 तरीके के कांस्टेंट है, मैंने दोनों के फटाफट एग्जांपल आपको लाइव यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 तरीके के, और ये पूरा हो गया, बाकी आपको पता ही चल गया कि क्या होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ फॉर्मूला देखें तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने HA ले लिया, कोई भी हमारा ड्रग होता है तो HA ये A और A दोनों में यहाँ पे डिसोसिएट हो गया। जब हम इसको इक्विलिब्रियम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये एक फॉर्मूला लगाया जाता है जो आप बफर इक्वेशन में देखा होगा आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो इसको हम यहाँ क्या लिखते हैं कि KD इज इक्वल टू H पॉजिटिव A पॉजिटिव अपॉन HA, ठीक है। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है, ठीक है। अब ये बन गया पूरा का पूरा, और यहाँ पे हमारे जो H और A है ये हमारे कंसंट्रेशन होते हैं फ्री सब्सटेंस के, और HA हमारा पूरा का पूरा ड्रग कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये ना जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, ये एक्चुअल में किस चीज़ पर डिपेंड है, यानी कि हमारे फार्मेसी में क्यों दिया है और क्या काम आ रहा है। तो जैसे जब भी कोई हमारा ड्रग है, जब वो ड्रग हमारा बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जाके जो हमारे बॉडी के प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन होते हैं, उससे जाके सबसे पहले बाइंड करता है, और बाइंड करके वो बनाता है ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और वो बनाने के बाद देन वो हमारी बॉडी में अगर उसको रिलीज होना होता है तो इसको रिलीज करता है। ये सारा फंडा आप आगे जाओगे भाई पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ड्रग है वो उसको पहले प्रोटीन के साथ बाइंड होना ही पड़ता है। मोस्टली ड्रग हमारे एल्बुमिन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है हमारे ब्लड में आने के बाद। तो जब वो इनके साथ बाइंड करता है तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्चुअल में क्या बता रहा
रहा है कि जैसे ये हमारे जब ड्रग और प्रोटीन आपस में बाइंड हो रहे हैं तब तो ये कॉम्प्लेक्स है, और जब ये अलग अलग फॉर्म में है तो ये फ्री ड्रग है और ये फ्री प्रोटीन है हमारा, तो ये अलग अलग में है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, मान लो कि ये हमारा प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स है, तो ये हमारा फ्री ड्रग हो गया, ये हमारा फ्री प्रोटीन हो गया। और इसीलिए यहाँ दिखाते हैं कि जो ऊपर वाला हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री मतलब प्रोटीन, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। इस तरह ये आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको बस एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि कैसे ये हमारा फार्मेसी से कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह आपको ये देखना होता है। अब हमने यहाँ पानी का एग्जांपल दिया है, तो जैसे H2O है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा ये, और इसका जब हम निकालेंगे KW तो देखो H पॉजिटिव OH ये ऊपर आ गए हमारे दोनों, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल, और नीचे हमारा H2O आ गया। अब एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट पानी के लिए है वो हमारा निकल के आता है 1023 इंटू 10⁻⁻14। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और जो मैंने आपको बात बताई वो स्टार्टिंग में यही कहता है, क्या कहता है कि इट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड इट्स रिसेप्टर। यानी कि जैसे ये हमारा ड्रग है तो एक तो ये प्रोटीन के पास जाके बाइंड कर रहा है, तो ये कितना स्ट्रांगली इसके साथ बाइंड करेगा उसको भी ये मेजर कर रहा है। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि एक तो ये इसको मेजर कर रहा है कि ये कितना स्ट्रांगली इसको डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है। अब भाई जितना स्ट्रांगली डिसोसिएट कर देगा उतना ही इनके बीच का बॉन्ड कमजोर है। अब जितना इसको टाइम लग रहा है इसको तोड़ने में उतना इनके बीच का बॉन्ड मजबूत है। तो हम इस डिसोसिएट करके ये भी पता लगा पा रहे हैं कि ये जो इन दोनों के बीच का बाउंड है, बाउंडेशन है, वो कितना स्ट्रांग है। अगर ड्रग और प्रोटीन आपस में जुड़े हैं और इनको अलग होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम मेहनत मतलब लग रही है तो इनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और इसी से हम उसकी स्ट्रेंथ को भी पता लगा सकते हैं कि जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है वो कितना मजबूत हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्लियर है। बाकी ये आपका रेगुलर वाला है जो चलता है वो यहाँ पे मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम सिंपल और बात करें तो इसका डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए टाइट्रेशन मेथड होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता है, पोटेंशियोमेट्री होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है। तो इतना कुछ आपको डिटेल्स में यहाँ नहीं जानना है। बाकी इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये मेनली यूज़ करते हैं हम किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए। अब जो एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा वो उतनी जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा एसिड में आ गया HCl, और जो बेस जितने ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतनी जल्दी जैसे हमारा NaOH यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा ये हमारा हेल्प करता है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन को समझने के लिए। इसके अलावा जो हमारे ड्रग को जब हम डिज़ाइन करेंगे तो ड्रग की जो प्रॉपर्टीज़ है फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, उनको स्टडी करा के हमको हेल्प करता है कि ड्रग को कैसे डिज़ाइन करना है। इसके अलावा जो हमारा ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी को भी ये हमारा बताता है, उसको मैं कैसे क्या रहा उसके अकॉर्डिंग हम आगे काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई लेकिन आपका जो पूरा का पूरा यूनिट सेकंड था वो कंप्लीट हो गया। स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब भाई साहब बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। भाई मेहनत तो बहुत लग रही है, कमेंट करके फटाफट बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और यूनिट सेकंड तक आपका हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया, थर्ड सेकंड का। अब जो चलेगा वो स्पीड में चलेगा, आपको सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी मिलने वाला है और बस मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।